रात के 9 बजे थे। ठंड का मौसम था और शिमला शहर बर्फ की चादर से ढका था। पूरे शहर में इस समय सन्नाटा पसरा हुआ था। वही शिमला की एक सड़क पर 2 कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। लगभग 19 साल की एक लड़की उस सुनसान सड़क पर अकेले चल रही थी। वो लड़की कुछ घबराई हुई लग रही थी। वो लड़की आगे बढ़ते हुए खुद से कहती है, ये जगह इतनी सुनसान क्यों है? शायद उस ऑटो वाले ने सही कहा था, मुझे रात को यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये कहकर वो और भी तेजी से चलने लगती है। कुछ दूर चलने के बाद अचानक उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके ठीक पीछे चल रहा है। वो लड़की फौरन पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन उसे वहाँ कोई दिखता नहीं। ये देखकर वो चौंक जाती है और घबराते हुए कहती है, यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर वो किसके कदमों की आहट थी? वो लड़की फिर से सामने देखती है और आगे बढ़ने लगती है। डर और घबराहट में उसके कदम और भी तेज चल रहे थे। कुछ देर बाद उसे फिर से उन्हीं कदमों की आहट सुनाई देती है। उस लड़की का डर और बढ़ जाता है। इस बार उसकी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं होती। कुछ देर बाद उन कदमों की आहट तेज होने लगती है, जैसे कोई पीछे से उसके और करीब आ रहा हो। वो लड़की अपने मन में कहती है, ये सब क्या हो रहा है? कौन है मेरे पीछे? वो लड़की तिरछी नजरों से अपने बाईं तरफ देखती है और वहाँ देखकर डर से उसका गला सूख जाता है। उस लड़की को सड़क पर अपनी परछाई आगे बढ़ते हुए दिख रही थी, लेकिन अपनी परछाई के पीछे उसे एक औरत की परछाई दिख रही थी जो उसके साथ आगे बढ़ रही थी। दिखने में वो परछाई किसी औरत की लग रही थी। जमीन पर बनी उस परछाई के बाल खुले हुए थे और उसने साड़ी पहनी हुई थी। सुहानी को ये सीन बिल्कुल किसी हॉरर फिल्म की तरह लग रहा था और डर से उसके हाथ पैर फूल गए थे। तभी उसके कानों में एक औरत की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है, क्या किसी ने तुम्हें बताया नहीं कि रात को इस रास्ते से नहीं आना चाहिए? ये सुनते ही वो लड़की डर से कांप जाती है और घबराकर वो और भी तेज चलने लगती है। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि जितनी तेजी से वो लड़की चलती, उतनी ही तेज वो परछाई भी उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगती। तभी वो लड़की देखती है, लड़की की उस परछाई का एक हाथ उसके कंधे की तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही उस परछाई का हाथ लड़की को छूने वाला होता है, वैसे ही एक हाथ उसके दाएं हाथ को थाम लेता है। ऐसा होते ही वो लड़की जोर से चीख पड़ती है। वो फौरन अपने दाईं तरफ डरी हुई नजरों से देखती है। वहाँ एक लड़का था जिसने उसका हाथ थाम रखा था। लड़के ने एक हुडी पहनी हुई थी, जिस वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। वो लड़की डर और हैरानी के साथ उस लड़के को देखने लगती है। वो लड़का सामने सड़क को देखते हुए कहता है, डरो मत, बस मेरे साथ चलो। उस लड़के की आवाज बहुत गंभीर और शांत थी। लड़की उस लड़के को नहीं जानती थी, फिर भी वो बिना कुछ कहे उस लड़के के साथ आगे बढ़ने लगती है। लड़के के साथ होने से उस लड़की को हिम्मत मिल रही थी। आगे बढ़ते हुए वो लड़की अपनी बाईं तरफ देखती है। अब उसे वो परछाई नहीं दिख रही थी। उसे समझ नहीं आता कि लड़के के आते ही वो परछाई कहाँ चली गई। लड़की उस लड़के को देखती है जिसका चेहरा हुडी की वजह से अभी भी नहीं दिख रहा था। वो उससे कहती है, कौन है आप? लड़का सामने देखकर चलते हुए अपनी सख्त आवाज में कहता है, चुपचाप चलती रहो। लड़की खामोश हो जाती है और बिना कुछ कहे बस चलने लगती है। वो उस लड़के को नाराज नहीं करना चाहती थी, साथ ही अब उसे किसी परछाई के आसपास होने का एहसास भी नहीं हो रहा था। उस लड़के का हाथ थामने से लड़की का डर जैसे गायब ही हो गया था। पैदल चलते हुए वो दोनों एक हॉस्टल के गेट के पास पहुंच जाते हैं। लड़का उस लड़की का हाथ छोड़ देता है और सख्ती के साथ कहता है, अंदर जाओ और आगे से रात को बाहर मत निकलना। लड़की उस लड़के से बात करना चाहती थी, लेकिन उसके सख्त रवैये की वजह से उससे बात नहीं कर पाती। वो अपने बैग में अपना मोबाइल ढूंढते हुए कहती है, लगता है हॉस्टल बंद हो गया है, मैं अभी वार्डन को कॉल करती हूँ। वो लड़की बैग में अपने मोबाइल को ढूंढ रही थी, तभी उसे अपने सामने से एक औरत की आवाज सुनाई देती है, कौन हो तुम और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? अचानक से किसी और की आवाज सुनकर वो लड़की घबरा जाती है और अपने सामने देखती है। उसके सामने 45 से 50 साल की औरत खड़ी थी जो गुस्से से उसे देख रही थी। वो लड़की नर्वस होकर जवाब देती है, मैम मैं यहाँ। घबराहट में वो लड़की ठीक से कुछ कह नहीं पाती। सामने खड़ी औरत फिर से कहती है, जल्दी बोलो, हॉस्टल बंद करने का वक्त हो गया है। वो लड़की कहती है, मैम मेरा नाम सुहानी शर्मा है, मैंने सेंट थॉमस कॉलेज में एडमिशन लिया है, यहाँ मेरे लिए एक रूम बुक्ड है। वार्डन उस लड़की को अजीब सी नजरों से देखती है और कहती है, तुम इस वक्त अकेले ही यहाँ आ गई? सुहानी जवाब देती है, नो मैम,
मेरे साथ ये कहते हुए सुहानी अपने दाईं तरफ देखती है तो वो कोई भी नहीं होता। वो हैरान रह जाती है और कहती है, वो लड़का कहाँ गया? वार्डन को सुहानी की हरकतें काफी अजीब लग रही थी। वो सुहानी से कहती है, तुम किसे ढूंढ रही हो? सुहानी कंफ्यूज होकर अपने आसपास देखते हुए कहती है, वो लड़का अभी तो यही था। वार्डन कहती है, कौन सा लड़का? सुहानी कहती है, जिसके साथ मैं यहाँ आई हूँ, अभी अभी तो यही खड़ा था। वार्डन कहती है, यहाँ कोई नहीं था। जब मैं यहाँ आई तो तुम अकेले ही अपने बैग में कुछ ढूंढ रही थी। वार्डन की बात सुनकर सुहानी चौंक जाती है और अपने आप से कहती है, ये कैसे हो सकता है? वो यहाँ मेरे साथ ही था। वार्डन फिर से सख्ती के साथ कहती है, काफी देर हो चुकी है, अंदर आ जाओ, और याद रहे कि रात 8 बजे के बाद हॉस्टल से बाहर रहना अलाउड नहीं है। वार्डन बहुत सख्त थी, इसलिए सुहानी उससे कोई बहस नहीं करती और चुपचाप हॉस्टल के अंदर जाने लगती है। अंदर जाने से पहले सुहानी फिर से पीछे मुड़कर उस तरफ देखती है जहां वो लड़का खड़ा था और कहती है, कौन था वो? सुहानी वापस मुड़कर आगे बढ़ जाती है और अपने रूम में चली जाती है। जब सुहानी अपने कमरे में जाती है तो वहां कोई भी नहीं होता। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुलता है और एक लड़की कमरे में आती है। वो लड़की दिखने में बिल्कुल टॉम बॉय की तरह लग रही थी। उसने लोअर टी शर्ट पहना हुआ था और उसके कली बाल कंधे तक आते थे। वो लड़की सुहानी को देखती है और कहती है, तो तुम हो मेरी नई रूममेट? सुहानी हाँ में अपना सर हिला देती है। सुहानी उस लड़की के सामने थोड़ी नर्वस लग रही थी। वो लड़की आगे बढ़ती है और सुहानी की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर कहती है, आई एम निशा। सुहानी निशा से हाथ मिलाकर कहती है, हेलो निशा। आई एम सुहानी शर्मा। निशा कहती है, तुम अभी रूम में क्यों आ रही हो? अब तक कहाँ थी? सुहानी कहती है, मैं अभी हॉस्टल पहुँची हूँ। निशा घूरकर सुहानी को देखती है और कहती है, तुम इतनी रात को यहाँ आई हो? सुहानी अपना सर हिला देती है। निशा कहती है, और तुम किस रास्ते से आई हो? सुहानी जवाब देती है, पुराने रोड से। निशा हैरानी से सुहानी की तरफ देखती है और लगभग चिल्लाते हुए कहती है, और तुम अब तक जिंदा भी हो? क्या बात है? अब निशा के चेहरे पर एक्साइटमेंट थी। ये देखकर सुहानी कंफ्यूज हो जाती है और कहती है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? निशा कहती है, वो बहुत डेंजरस रास्ता है और रात के वक्त वहाँ बहुत हादसे होते हैं। आज तुम लकी थी, पर हमेशा नहीं रहोगी। दोबारा रात में उस रास्ते से मत जाना। सुहानी क्यूरियस होकर कहती है, क्यों, ऐसा क्या है वहाँ? निशा जवाब देती है, उस रोड के पास एक कुआं है जिसे विशिंग वेल कहते हैं। यहाँ के लोगों को लगता है कि वो जगह हॉन्टेड है। सुहानी कहती है, क्या सच में ऐसा है? निशा बेफिक्री से जवाब देती है, मुझे नहीं पता, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन ये बात तो है, लगभग हर सुबह वहाँ किसी न किसी की लाश जरूर मिल जाती है। यहाँ की पुलिस भी रात को वहाँ जाने से डरती है। सुहानी कहती है, क्या तुम्हें वहाँ से डर लगता है? निशा जवाब देती है, नहीं, हमारी वार्डन की भयानक शक्ल के अलावा मुझे दुनिया की किसी चीज से डर नहीं लगता। निशा का जवाब सुनकर सुहानी हंसने लगती है। इसके बाद निशा और सुहानी के बीच बहुत सारी बातें होती है। वो दोनों एक दूसरे को अपने अपने बारे में बताने लगती है। आधी रात हो चुकी थी। निशा तो गहरी नींद में सो गई थी, लेकिन सुहानी को नींद नहीं आ रही थी। बार बार उसके दिमाग में उस परछाई और उस लड़के का ख्याल आ रहा था। सुहानी खुद से यही सवाल कर रही थी, आखिर कौन था वो लड़का? और उसके आने से वो परछाई कहाँ चली गई? क्या वो परछाई मुझे मारने आई थी? और उस लड़के ने मुझे क्यों बचाया? काफी देर तक सुहानी यही सब सोच रही थी और फिर उसकी भी आंख लग जाती है। दूसरी तरफ पुराने रोड के किनारे एक कुआं था। उस कुएं के पास एक लगभग 45 साल की एक औरत खड़ी थी। उस औरत के हाथ में एक टॉर्च और कैमरा था और वो बड़े गौर से उस कुएं के आसपास देख रही थी। उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो कुछ इन्वेस्टिगेट कर रही थी। वो औरत टॉर्च की रोशनी से कुएं को देख ही रही थी, तभी कोई तेजी से उसके पीछे से गुजर जाता है। ये एहसास होते ही वो औरत पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। वो एक गहरी सांस लेकर कहती है, यहाँ कोई भी नहीं है। बेकार ही लोगों ने यहाँ किसी आत्मा की कहानी फैला कर रखी है और कोई इसका फायदा उठाकर यहाँ के लोगों को मार रहा है। पता नहीं ऐसी झूठी कहानी बनाकर लोगों को क्या मिल जाता है। जैसे ही उस औरत की बात पूरी होती है, उसे पीछे से फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है, ये कहानी झूठी नहीं है। वो औरत फिर से पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहाँ भी उसे कोई नहीं दिखता। अब उस औरत को थोड़ा डर लगता है। वो घबराते हुए कहती है, ये क्या हो रहा है?
ये आवाज किसकी थी? उस अंधेरे जंगल में उस औरत के अलावा इंसान तो क्या कोई जानवर भी नहीं था। वहाँ इतनी खामोशी थी कि हवा चलने की आवाज भी साफ साफ सुनी जा सकती थी। वो औरत हिम्मत करके कहती है, नहीं, ये सब मेरा वहम है। मैंने यहाँ के बारे में इतना कुछ सुना है, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मुझे अपना काम पूरा करना ही होगा। उस औरत के ऐसा कहते ही उसे अपने पीछे से किसी के गुस्से में गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज इतनी भयानक थी कि उसे सुनकर उस औरत के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बिना पीछे मुड़े अपनी तिरछी नजरों से पीछे देखने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ देख नहीं पाती। अब उसे स्पष्ट एहसास हो रहा था कि उसके पीछे जरूर कोई है और साथ ही वहाँ की हवा में ठंडक बढ़ती जा रही थी। वो औरत हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे पीछे मुड़ती है और सामने का नजारा देखकर डर से उसके हाथ पैर फूल जाते हैं। उसके सामने एक बड़ा साया था जो जमीन से ऊपर हवा में था। वो औरत डर से हनकलाते हुए कहती है, काके, कौन हो तुम? सामने से एक भयानक आवाज सुनाई देती है, तुम्हारी मौत। ये कहते ही वो साया तेजी से उस औरत की तरफ बढ़ जाता है और जंगल में औरत के चीखने की आवाज गूंजने लगती है। सुहानी एक झटके से उठकर बैठ जाती है और हड़बड़ाते हुए अपने आसपास देखती है। शिमला की इस ठंड में भी उसके माथे से पसीना बहा रहा था और वो घबराहट में लंबी लंबी सांसें ले रही थी। सुहानी देखती है कि वो अपने रूम में बेड पर है और फिर वो चैन की सांस लेती है। सुहानी अपने सर पर हाथ रखकर कहती है, कितना भयानक सपना था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ सच में हो रहा है। वो औरत, वो साया, सब कितना भयानक था। सुहानी अपने आप को शांत करती है और फिर से सो जाती है। अगले दिन सुहानी और निशा तैयार होकर एक साथ ही कॉलेज के लिए निकलते हैं। जब वो दोनों हॉस्टल से बाहर निकल रहे थे, तभी रिसेप्शन के पास से गुजरते हुए सुहानी और निशा को कुछ सुनाई देता है। वहाँ खड़ी एक लड़की कहती है, कल पुराने रोड पर फिर से एक मर्डर हुआ है। आज सुबह वहाँ एक और लाश मिली है। ये सुनकर सुहानी के कदम रुक जाते हैं और उसका दिल जोर से धड़कता है। वो अपने मन में कहती है, पुराने रोड पर औरत की लाश, ये कैसे हो सकता है? कल रात मैंने यही तो सपने में देखा था। सुहानी खुद को समझाते हुए कहती है, नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ, ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है। कल रात निशा ने मुझे विशिंग वेल के बारे में इतना कुछ बताया था, शायद इसी वजह से मुझे वो सपना आया होगा। वैसे भी निशा ने कहा था कि विशिंग वेल के पास अक्सर ही लोगों की लाशें मिलती है। निशा और सुहानी चलकर उन लड़कियों के पास जाती हैं। निशा उन लड़कियों से कहती है, आज वहाँ किसकी लाश मिली है? एक लड़की जवाब देती है, ये लाश किसी जर्नलिस्ट की है। शायद वो रात को कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुराने रोड पर गई थी। ये सुनकर सुहानी को अपना सपना याद आता है। उसके सपने में जिस औरत की मौत हुई थी वो भी दिखने में जर्नलिस्ट ही लग रही थी। लेकिन सुहानी इस बात को भी जानबूझकर इग्नोर कर देती है। निशा सुहानी से कहती है, देखा तुम कितनी लकी हो, वरना ये लाश तुम्हारी भी हो सकती थी। सुहानी निशा की बात से सहमत होकर कहती है, हाँ, अगर उस लड़के ने मेरी मदद नहीं की होती तो शायद आज ये लाश मेरी ही होती। निशा चौंक जाती है और कहती है, कौन सा लड़का? सुहानी झेप जाती है। वो निशा को इस बारे में बताना नहीं चाहती थी। सुहानी को खामोश देखकर निशा उसे छेड़ते हुए कहती है, क्या बात है? कल रात जंगल में तुम्हें कोई हीरो मिल गया था क्या? वैसे दिखता कैसा था? हैंडसम था। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं आए? सुहानी चिढ़कर कहती है, अब चलें, कॉलेज का टाइम हो गया है। निशा सुहानी को और परेशान नहीं करती और वो दोनों कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। हिमालय की वादियों में सेंट थॉमस कॉलेज बहुत खूबसूरत जगह पर था। ये कॉलेज हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा कॉलेज था, जहां एडमिशन बड़ी मुश्किल से मिलती थी। यहाँ के स्टूडेंट्स या तो बहुत अमीर होते थे या बहुत इंटेलिजेंट। निशा बहुत अमीर थी और सुहानी इंटेलिजेंट, तभी सुहानी को यहाँ एडमिशन मिला था। सुहानी ने BA फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था और वो आगे चलकर एक IAS ऑफिसर बनना चाहती थी। सुहानी और निशा कॉलेज कैंपस में ही खड़े थे, तभी कोई निशा के पीछे से उसके कान में कहता है, हे ब्यूटीफुल। निशा पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ उसी के उम्र का एक लड़का था। उसे देखकर निशा कहती है, विवेक, कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। विवेक कहता है, अरे आज हॉस्टल से निकलने में देर हो गई। कल रात फिर से विशिंग वेल के पास किसी की मौत हुई है ना, तो हॉस्टल में बहुत सी गॉसिप्स चल रही थी। निशा और विवेक आपस में बातें करने लगते हैं। विवेक से बात करते हुए निशा सुहानी के बारे में भूल ही गई थी। सुहानी वहाँ खामोशी से खड़ी थी।
तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज किसी लड़की की थी। सुहानी को वो आवाज तो सुनाई दे रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आवाज क्या कह रही है। वो ध्यान लगाकर समझने की कोशिश करती है कि वो आवाज कहाँ से आ रही है और उस आवाज का पीछा करने लगती है। अब सुहानी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अनजाने में ही उस आवाज के पीछे खींची चली जा रही थी। उस आवाज का पीछा करते हुए सुहानी निशा और विवेक से काफी दूर उस कॉलेज के पीछे आ जाती है। वो जगह बिल्कुल सुनसान थी, वहाँ कोई भी स्टूडेंट नहीं था। सुहानी के ठीक सामने एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत से लाल धागे बंधे हुए थे, जिसे सुहानी बड़े गौर से देख रही थी। सुहानी को ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज उस पेड़ से ही आ रही है। सुहानी उस पेड़ के और करीब जाने लगती है, लेकिन तभी कोई पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है और सुहानी के कदम रुक जाते हैं। वो फौरन पीछे मुड़कर उस इंसान को देखती है और चौंक जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे सुहानी अब तक बेहोश थी और अभी होश में आई हो। वो कंफ्यूज होकर अपने आसपास देखने लगती है। निशा सुहानी से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुहानी कोई जवाब नहीं देती। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो वहाँ कैसे पहुँच गई। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ स्टूडेंट्स का आना मना है। ये पेड़ हॉन्टेड है, निशा सुहानी से कहती है। ये सुनकर सुहानी की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। निशा आगे कहती है, कुछ महीनों पहले एक लड़की ने इस पेड़ पर फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। उसके बाद से यहाँ अजीब अजीब सी चीजें होने लगी थी, इसलिए कॉलेज मैनेजमेंट ने इसे तांत्रिक से बंधवा दिया और अब इस तरफ हमारा आना मना है। सुहानी अभी भी शॉक में थी। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ और वो किसकी आवाज सुन रही थी। सुहानी को परेशान देखकर निशा टॉपिक बदलते हुए कहती है, खैर छोड़ो, मीट विवेक, माय बॉयफ्रेंड। सुहानी विवेक को देखती है। विवेक मुस्कुराते हुए सुहानी से कहता है, हेलो सुहानी। सुहानी भी विवेक को देखकर मुस्कुरा देती है। इसके बाद निशा सुहानी को लेकर वहाँ से चली जाती है। सुहानी के जाने के बाद वहाँ ठंडी हवाएं चलने लगती है और बरगद के पेड़ की पत्तियां हिलने लगती है। आज कॉलेज में हर जगह कल रात हुए मर्डर की बात हो रही थी। निशा और सुहानी के पास खड़ी एक लड़की अपनी फ्रेंड से कहती है, वो जर्नलिस्ट कॉलेज भी आई थी ना? दूसरी लड़की कहती है, हाँ, और वो उस विशिंग वेल के बारे में पूछ रही थी। उनकी बात सुनकर सुहानी निशा से कहती है, निशा, उस कुएं को विशिंग वेल क्यों कहते हैं? निशा कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी विवेक बीच में ही बोल पड़ता है, तुम्हें नहीं पता? चलो मैं बताता हूँ। यहाँ के लोग मानते हैं कि उस कुएं से जो भी मांगो वो मिल जाता है, इसलिए यहाँ के लोग उसे विशिंग वेल कहते हैं। निशा विवेक की बात को पूरी करती है, मिल तो जाता है, लेकिन उसके बदले तुमसे कुछ हिस्सा छीन लिया जाता है जो तुम्हें बहुत प्यारा हो। कहते हैं कि वहाँ सालों से एक आत्मा रहती है जो लोगों की विश पूरी करती है। कुछ सोचते हुए निशा आगे कहती है, पता नहीं वहाँ विश पूरी होती है या नहीं, लेकिन वहाँ कोई नहीं जाता। कम से कम शिमला के लोग तो बिल्कुल नहीं जाते। सुहानी को ये कहानी काफी दिलचस्प लग रही थी। वो इस बारे में और भी कुछ जानना चाहती थी, लेकिन निशा उसे क्लास में चलने के लिए कहती है। सुहानी, निशा और विवेक एक साथ क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तभी एक BMW कार कॉलेज कैंपस में आकर रुकती है। उस कार के वहां आते ही कॉलेज कैंपस में बिल्कुल खामोशी छा जाती है। निशा और विवेक भी अपनी जगह पर रुक जाते हैं। अब वहां हर किसी की नजर उस कार पर ही थी। उस कार अंदर से एक बहुत खूबसूरत औरत बाहर आती है। उस औरत की उम्र लगभग 30 साल लग रही थी। वो दिखने में इतनी खूबसूरत थी कि लड़के तो दूर, लड़कियां भी उससे अपनी नजरें न हटा पाए। वो औरत कार से उतरकर कॉलेज के अंदर जाती है। चलते हुए वो औरत सुहानी के पास से गुजरती है। वो सुहानी को एक नजर देखकर आगे बढ़ जाती है। उस औरत को देखकर सुहानी को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उस औरत का ऑरा इतना स्ट्रांग था कि वहाँ खड़ा कोई इंसान जोर से सांस तक लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसके वहाँ से जाने के बाद सभी चैन की सांस लेते हैं। वहाँ खड़ी एक लड़की अपनी फ्रेंड से कहती है, आ गई मैडम फिर से? दूसरी लड़की कहती है, हाँ, आए भी क्यों ना, कल ही तो पुराने रोड पर एक मर्डर हुआ है। सुहानी फिर से सवालिया नजरों से निशा की तरफ देखती है। निशा सुहानी को जवाब देने ही वाली होती है, तभी विवेक बीच में ही बोल पड़ता है, ये हमारी कॉलेज की एक ट्रस्टी है, मिस पद्मिनी सिंघानिया। ये बहुत अजीब है। कुछ लोगों को लगता है कि पद्मिनी मैम शहर में सिर्फ तभी दिखाई देती है जब विशिंग वेल के पास कोई मर्डर होता है। सुहानी फिर कुछ कहने वाली ही होती है, लेकिन निशा उसे और विवेक को क्लास के अंदर ले जाती है। शाम का वक्त था और क्लासेस खत्म हो चुकी थी।
निशा और सुहानी पैदल हॉस्टल की तरफ जा रहे थे। तभी रास्ते में उनके सामने एक कार आकर रुकती है। अचानक से किसी कार का रास्ता रोकना उन्हें बहुत अजीब लगता है। ये देखकर निशा और सुहानी चौंक जाते हैं। हैरानी की बात यह थी कि वो कार पद्मिनी सिंघानिया की थी। पद्मिनी सिंघानिया कार से बाहर आती है और सुहानी की तरफ बढ़ने लगती है। पद्मिनी के करीब आने पर सुहानी को फिर से वही बेचैनी महसूस होने लगती है। सुहानी के करीब आकर पद्मिनी उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, बेवजह अनजानी चीजों को नहीं छेड़ना चाहिए, कभी कभी इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। सुहानी करीब से पद्मिनी की आंखों में देख रही थी। पद्मिनी की काली गहरी आंखों को देखकर सुहानी की घबराहट बढ़ती जा रही थी। निशा भी वहां खामोशी से खड़ी थी। पद्मिनी निशा को देखती भी नहीं और वापस अपनी कार में बैठकर वहां से चली जाती है। पद्मिनी के जाने के बाद निशा कहती है, ये अभी अभी क्या बकवास करके गई। उस जाती हुई कार को जाते हुए देखकर सुहानी कहती है, वही तो मैं भी सोच रही हूँ। रात के 3 बजे थे। शहर में हर तरफ खामोशी थी। अंधेरी रात में पेड़ के पत्तों की सरसराहट की साफ सुनाई दे रही थी। उसी बीच पुराने रोड में एक लड़का बड़ी तेजी से चल रहा था। उस लड़के ने ब्लैक लेदर जैकेट और ब्लैक जीन्स पहना हुआ था। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो इसी तरह आगे बढ़ रहा था। तभी उसे पीछे से गुस्से से भरी एक भयानक आवाज सुनाई देती है, क्यों बचाया उसे। वो आवाज सुनकर उस लड़के की आंखें और भी गहरी हो जाती है और वो पीछे मुड़ता है। उसके सामने अब वही साया था जिसने कल रात सुहानी को मारने की कोशिश की थी, और ये वही लड़का था जिसने सुहानी को उस साये से बचाया था। वो लड़का गुस्से से अपने दांत पिसते हुए कहता है, बंद करो मासूम लोगों की जान लेना। वो साया आगे बढ़कर उस लड़के के करीब जाता है और उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हुए कहता है, तुम अच्छी तरह से जानते हो ये मौतें कभी नहीं रुकेंगी। वो लड़का गुस्से में साये को घूरता है और फिर वहां से चला जाता है। लड़के के जाने के बाद उस साये से आवाज आती है, कौन है वो लड़की जिसे बचाने के लिए कल तुम मेरे खिलाफ चले गए। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, अब वो मेरी नजर में आ गई है। तुम कब तक उसे बचा पाओगे। दूसरी तरफ निशा और सुहानी अपने रूम में सो रही थी। रूम में एक डीम लाइट जल रही थी, इसलिए वहाँ हल्की रोशनी थी। तभी सुहानी के कानों में एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, कोई मेरी मदद करो, मेरी बात सुनो, मुझे यहाँ से निकालो। उस आवाज में बहुत दर्द था। ऐसा लग रहा था मानो वो आवाज किसी से मदद मांग रही हो। वो आवाज सुनकर सुहानी की नींद खुल जाती है। वो फौरन उठकर बैठ जाती है और अपने आसपास देखने लगती है। उस रूम में कोई नहीं था। ये देखकर सुहानी खुद से कहती है, वो आवाज, क्या मैं फिर से सपना देख रही थी। कुछ देर इस बारे में सोचने के बाद सुहानी इस बात को इग्नोर कर देती है और साइड टेबल से एक बोतल उठाकर पानी पीने लगती है। रूम के अंदर बिल्कुल खामोशी थी। निशा भी गहरी नींद में सो रही थी। तभी अचानक से रूम की खिड़की अपने आप खुल जाती है। खिड़की खुलने की आवाज सुनकर सुहानी उस खिड़की को देखती है। बाहर तेज हवा चल रही थी, जिस वजह से खिड़की खुल गई थी और हवा में आगे पीछे हो रही थी। सुहानी उठकर खिड़की के पास जाती है और उसे बंद कर देती है। खिड़की के बंद होते ही सुहानी के कान में एक आवाज पड़ती है, सुहानी। वो आवाज सुनकर सुहानी वहीं फ्रीज हो जाती है और उसका चेहरा बिल्कुल शांत हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो अचानक से सो गई हो, लेकिन उसकी आंखें खुले हैं। अगले ही पल वो आवाज दरवाजे की तरफ से आती है। सुहानी दरवाजे की तरफ मुड़ती और आगे बढ़ने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज सुहानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। वो आवाज सुहानी के उसके दिलो दिमाग में गूंज रही थी, जिस तक पहुंचना उसे सबसे ज्यादा जरूरी लग रहा था। उस आवाज का पीछा करते हुए सुहानी रूम से बाहर आ जाती है। वो बेहोशी में हॉस्टल का दरवाजा खोलती है, तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। किसी के छूते ही सुहानी होश में आ जाती है और हैरानी से अपने आसपास देखने लगती है। फिर से उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे आ गई। उसे अपने पीछे से एक सख्त आवाज सुनाई देती है, इतनी रात को तुम कहाँ जा रही हो। सुहानी पीछे मुड़कर देखती है। वहाँ हॉस्टल वार्डन खड़ी ही थी। सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ही क्या हो रहा है। वो नहीं जानती थी कि वो अपने रूम से यहाँ कैसे आ गई। वही वार्डन गुस्से से सुहानी को घूर रही थी। वार्डन को इस तरह गुस्से में देखकर सुहानी घबरा जाती है। वो हकलाते हुए कहती है, मामा मैम, वो मैं। इससे आगे वो कुछ नहीं कह पाती। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ देर पहले उसका खुद पर कोई कंट्रोल ही नहीं था। हॉस्टल वार्डन सुहानी को डांटते हुए कहती है,
तुम लड़कियों को एक बात समझ नहीं आती क्या? इतनी रात को छुपकर कहाँ जा रही थी? सुहानी को समझ नहीं रहा था कि वो वार्डन से क्या कहे। वो कहती है, मैम मैं कहीं नहीं जा रही थी, मैंने वो आवाज सुनी। और फिर सुहानी अपने सर पर हाथ रखकर कहती है, मुझे खुद नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। सुहानी की ऐसी हालत देखकर वार्डन के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वो एक गहरी सांस लेकर कहती है, ठीक है, जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ। सुहानी बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। सुहानी के जाने के बाद वार्डन को चेहरे पर परेशानी की लकीरें आ जाती है। वो अपने आप से कहती है, इस लड़की के साथ भी वही हो रहा है जो सृष्टि के साथ हुआ था, कहीं इसका भी वही अंजाम ना हो जो सृष्टि का हुआ था। इधर सुहानी अपने कमरे में आकर सो जाती है। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके कमरे की खिड़की के पास कोई खड़ा उसे ही देख रहा था। सुबह हो गई थी। निशा और सुहानी अभी भी गहरी नींद में सो रहे थे। तभी उनके कमरे के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। सुहानी की नींद खुल जाती है और वो उठकर दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर वार्डन खड़ी थी। इससे पहले सुहानी कुछ कहती वार्डन कहती है, सुहानी तुमसे कोई मिलने आया है, नीचे आ जाओ। सुहानी कंफ्यूज होकर कहती है, मुझसे? वो सोच में पड़ जाती है क्योंकि उसके पहचान का कोई भी इंसान शिमला में नहीं रहता था, तो उससे मिलने कौन आ सकता था। वार्डन फिर से कहती है, नीचे आ जाओ। ये कहकर वो चली जाती है। सुहानी भी वार्डन के पीछे पीछे रिसेप्शन के पास आती है। वहाँ पुलिस आई हुई थी। पुलिस को देखकर सुहानी चौंक जाती है। इंस्पेक्टर सुहानी से कहते हैं, क्या आपका ही नाम सुहानी शर्मा है? सुहानी सर हिला देती है। पुलिस को देखकर वो घबरा रही थी। इंस्पेक्टर आगे कहते हैं, कल पुराने रोड के पास हमें एक लाश हमें मिली थी। क्राइम लोकेशन के पास हमें आपका ये ID कार्ड मिला है, जरा चेक कीजिए, ये आपका ही है ना? और अगर आपका ही है तो ये वहाँ कैसे पहुँचा? क्या आप हमें बता सकती है कि परसों रात को आप कहाँ थी? इंस्पेक्टर की आंखों में सुहानी के लिए शक था। सुहानी सहज होकर कहती है, सर मैं परसों रात उसी पुराने रोड से आई थी, शायद रास्ते में ये ID कार्ड गिर गया होगा। परसों रात 9:30 बजे से मैं हॉस्टल में ही थी, आप चाहे तो वार्डन मैम से पूछ लीजिए। वार्डन भी इंस्पेक्टर से कहती है, सर सुहानी सच कह रही है, परसों रात 9:30 बजे से पूरी रात ये इसी हॉस्टल में ही थी। इंस्पेक्टर सुहानी से कहते हैं, कल रात जब आप पुराने रोड से आ रही थी तो क्या आपने कुछ अजीब नोटिस किया था? कुछ देर सोचकर सुहानी कहती है, नहीं, मैंने कल कुछ अजीब नोटिस नहीं किया। सुहानी जानती थी कि कल रात जो भी उसने पुराने रोड पर देखा था उस बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा, इसलिए सुहानी वो बातें पुलिस से शेयर नहीं करती। इंस्पेक्टर के पास सुहानी पर शक करने की कोई वजह नहीं थी, इसलिए वो थोड़ी पूछताछ करके वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद सुहानी निशा के साथ कॉलेज चली जाती है। क्लास स्टार्ट होने में अभी कुछ वक्त बाकी था, इसलिए सुहानी, निशा और विवेक पार्किंग के पास खड़े होकर आपस में बातें कर रहे थे। तभी ब्लैक कलर की एक बड़ी सी कार कैंपस में आकर रुकती है। सभी की नजर उस कार पर जाकर रुक जाती है। कार से एक लड़का बाहर निकलता है। उसने ब्लू जीन्स, ब्लैक लेदर जैकेट पहना हुआ था। उसकी हाइट लगभग 6 फीट थी। उसकी पर्सनैलिटी इतनी शानदार थी कि कोई भी उसे एक बार देखे तो अपनी नजरें उससे ना हटा पाए। पूरे कॉलेज की नजर उस लड़के पर जाकर रुक जाती है। सुहानी, निशा और विवेक भी उसे ही देख रहे थे, लेकिन वो लड़का बिना किसी पर ध्यान दिए सीधे कॉलेज के अंदर चला जाता है। उसके जाने के बाद सारी लड़कियां उसके के बारे में बातें करने लगती है, लेकिन कोई था जो उस लड़के को देखकर खुश नहीं था। वो निशा थी। सुहानी निशा से कहती है, निशा ये लड़का कौन है? निशा मुंह बनाकर कहती है, इस पर ध्यान मत दो तो ही अच्छा है। विवेक सुहानी के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, ये हमारे कॉलेज के प्रोफेसर है, युवराज दीवान। इनके पापा यशवंत दीवान हमारे कॉलेज के ट्रस्टी है। वैसे तो युवराज सर एक बिजनेसमैन है, लेकिन पढ़ाना इनकी हॉबी है, इसलिए यहाँ क्लासेस लेने आ जाते हैं। सुहानी विवेक से कहती है, लेकिन निशा युवराज सर से इतना क्यों चिढ़ रही है? ये सुनकर निशा गुस्से में कहती है, अब क्लास अटेंड कर लें, या तुम दोनों को बकवास ही करनी है। विवेक और सुहानी निशा के गुस्से को देखते हुए आगे कुछ नहीं कहते। वो निशा के साथ कॉलेज के अंदर चले जाते हैं। सुहानी अपने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से 3 महीने लेट कॉलेज आई थी। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि 3 महीने पहले यहाँ क्या हुआ था। सुहानी, निशा और विवेक बाकी स्टूडेंट्स के साथ क्लास में बैठे थे। क्लास में बिल्कुल खामोशी थी।
कुछ ही देर में वहाँ किसी के तेज कदमों की आहट सुनाई देती है। उस आहट को सुनकर सभी स्टूडेंट्स नर्वस होने लगते हैं। सुहानी को ये देखकर काफी अजीब लगता है। वो पास बैठी निशा को देखती है जो नाराज लग रही थी। सुहानी निशा से कुछ नहीं कहती है। वो पास बैठे विवेक की तरफ झुकती है और धीमी आवाज में कहती है, क्या हुआ? सब इतने घबराए हुए क्यों हैं? विवेक भी धीमी आवाज में जवाब देता है, अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया जाए तो अगले 1 घंटे तक बिल्कुल खामोश रहना। सुहानी को विवेक की बात समझ नहीं आती। वो कंफ्यूज होकर कहती है, लेकिन क्यों? इससे पहले विवेक इस बात का जवाब देता है, क्लासरूम में कोई आ जाता है। सुहानी दरवाजे की तरफ देखती तो वो युवराज था। युवराज चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन लिए क्लासरूम के अंदर आ जाता है। उसकी आंखें बिल्कुल शांत और गहरी थी। युवराज के आते ही सभी स्टूडेंट्स उठकर खड़े हो जाते हैं। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, सीट डाउन प्लीज। जैसे ही सुहानी युवराज की आवाज सुनती है, वो शॉक रह जाती है और आंखें फाड़कर युवराज को देखने लगती है। सुहानी अपने मन में है, युवराज सर की आवाज तो बिल्कुल उसी लड़के जैसी है जिसने पुराने रोड पर मुझे उस साए से बचाया था। सुहानी ध्यान से युवराज को देखती है। युवराज की हाइट और फिजिक बिल्कुल उस लड़के के जैसी ही थी। वो आगे कहती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? युवराज सर आधी रात को उस हॉन्टेड प्लेस पर क्यों जाएंगे? सुहानी युवराज को एकटक देखते हुए यही सब सोच रही थी, तभी युवराज स्ट्रिक्टली कहता है, ये क्लास स्टूडेंट्स के पढ़ने के लिए है। जिन्हें अपने ख्यालों में खोए रहना है वो क्लास से बाहर जा सकते हैं। सुहानी इतनी तेज आवाज सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आती है। उसे ये समझने में देर नहीं लगती कि युवराज ने ये सब सुहानी के लिए ही कहा था। सुहानी युवराज से अपनी नजर हटाकर अपनी किताबों पर ध्यान देने लगती है। इसके बाद युवराज अपना लेक्चर स्टार्ट करता है। युवराज क्लास में लेक्चर दे रहा था और सुहानी एकटक उसे देख रही थी। वो चाहकर भी ना अपने ख्यालों को नहीं रोक पा रही थी और ना ही युवराज से अपनी नजरें हटा पा रही थी। युवराज ये बात अच्छे से नोटिस कर रहा था, लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। तभी सुहानी को फिर से वही आवाज सुनाई देती है, मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो, प्लीज हेल्प मी, प्लीज मुझे यहाँ से निकाले। उस आवाज में आज भी उतना ही दर्द था जितना कि कल रात को। जैसे ही सुहानी वो आवाज सुनती है, युवराज अचानक से खामोश हो जाता है और कुछ देर तक वही खामोश खड़ा रहता है। कुछ देर बाद युवराज को याद आता है कि वो क्लास में है और वो बिना कुछ कहे बीच में ही क्लास छोड़कर चला जाता है। सुहानी को ये काफी अजीब लगता है, लेकिन बाकी के स्टूडेंट्स युवराज के इस एरोगेंट बिहेवियर से वाकिफ थे, इसलिए उन्हें ये बिल्कुल अजीब नहीं लगता। सुहानी कंफ्यूज होकर खुद से कहती है, वो आवाज आते ही युवराज सर खामोश क्यों हो गए थे? क्या उन्होंने ने भी वो आवाज सुनी? सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि कॉलेज आते ही उसके साथ ही क्या हो रहा है। वो सोच में पड़ जाती है कि ये सब सच है या उसका कोई इमेजिनेशन। रात का वक्त था। निशा और सुहानी डिनर टेबल पर बैठे थे। दोनों के सामने डिनर रखा हुआ था, लेकिन निशा कुछ खा नहीं रही थी। वो काफी गुस्से में लग रही थी। निशा को ऐसे देखकर सुहानी उसे छेड़ते हुए है, क्या हुआ मैडम, आपका मूड इतना ऑफ क्यों है? विवेक से लड़ाई हो गई क्या? ये सुनकर निशा सुहानी को गुस्से से एक नजर देखती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देती। निशा का ये रिएक्शन देखकर सुहानी समझ जाती है कि बात कुछ सीरियस है। इस बार सुहानी सीरियस होकर कहती है, क्या बात है निशा, तुम मुझे बता सकती हो? निशा चिढ़ते हुए कहती है, वो युवराज दीवान, जब भी उसे देखती हूँ ना मेरा खून खौल जाता है। चला क्यों नहीं जाता वो कॉलेज से? सुहानी क्यूरियस होकर कहती है, यार उनकी स्टोरी क्या है, तुम उनसे इतना गुस्सा क्यों हो? निशा एक गहरी सांस लेकर अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करती है और फिर कहती है, सुहानी, तुमसे पहले मेरे रूम में एक लड़की रहती थी, उसका नाम सृष्टि था, वो मर चुकी है। उसकी मौत का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि वही युवराज दीवान है। सुहानी ये सुनकर शॉक रह जाती है और कहती है, युवराज सर, लेकिन कैसे? वो सृष्टि के मौत के जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? निशा आगे कुछ कहने ही वाली होती है, तभी हॉस्टल की लाइट चली जाती है। मेस में बैठी सारी लड़कियां चिल्लाने लगती है, अरे अब लाइट को क्या हो गया? ये भूतिया जगह ही कम है क्या डराने के लिए, जो अंधेरा भी आ गया। वार्डन लड़कियों को शांत कराते हुए कहती है, तुम सब शांत हो जाओ, मैं रघु से कहती हूँ लाइट चेक करने के लिए। सुहानी को अभी भी पूरी बात जाननी थी। वो निशा से कहती है, निशा पूरी बात तो बताओ, लेकिन निशा उसे टालते हुए जवाब देती है, फिर कभी यार, आज मूड ठीक नहीं है और देखना लाइट भी चली गई।
सुहानी आज ही पूरी बात जानना चाहती थी, लेकिन वो निशा का मूड देखकर उसे फोर्स नहीं करती। दिन के बाद निशा और सुहानी अपने रूम में आ जाते हैं। निशा गहरी नींद में सो चुकी थी, लेकिन सुहानी बेड पर लेटे हुए सीलन को घूर रही थी। इस वक्त उसके दिमाग में निशा की कई बातें ही चल रही थी कि सृष्टि की मौत का जिम्मेदार युवराज दीवान है। ये सोचते हुए सुहानी कहती है, अगर मैं सही हूँ तो उस रात युवराज सर ने ही मुझे उस साए से बचाया था, जबकि वो मुझे जानते भी नहीं थे। तो फिर वो किसी के मौत की वजह कैसे हो सकते हैं? और आज वो ऐसे अचानक क्लास से चले क्यों गए? क्या वो भी उन आवाजों को सुन सकते हैं जो मुझे सुनाई देती है? सुहानी यही सब सोच रही थी, तभी उसकी नजर अपने कमरे की खिड़की पर जाती है। एक पल के लिए उसे ऐसा लगता है जैसे कोई खिड़की के बाहर खड़ा उसे देख रहा था। पहले तो वो थोड़ा घबरा जाती है, फिर हिम्मत करके वो उठती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती है। वो खिड़की के पास जाकर बाहर की तरफ देखती है। खिड़की के आसपास कोई भी नहीं था। सुहानी बाहर देखते हुए कहती है, शायद कोई चिड़िया होगी। वो खिड़की को बंद कर देती है और अपने बेड पर आकर सो जाती है। अभी भी खिड़की के बाहर एक आदमी खड़ा था, जो एक टक सुहानी को देख रहा था। रात के 3 बजे थे। पूरे शहर में अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। उस घने अंधेरे के बीच पहाड़ी पर बना सेंट थॉमस कॉलेज बहुत डरावना दिख रहा था। कॉलेज के पीछे सुहानी उसी बरगद पेड़ के पास खड़ी उसे एकटक देख रही थी। वो उस आवाज को सुनने की कोशिश कर रही थी जो बरगद पेड़ से आ रही थी। इस बार सुहानी को वो आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। वो आवाज बस एक ही बात कह रही थी, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे आजाद कर दो। सुहानी उस पेड़ को देखते हुए कहती है, कौन हो तुम? तुम यहाँ कैसे फंस गई हो और मैं तुम्हें कैसे आजाद कर सकती हूँ? वो आवाज सुहानी से कहती है, तुम्हें इस पेड़ पर बंधे हुए लाल धागे को। सुहानी इतना ही सुन पाई थी, तभी कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख देता है। सुहानी फौरन पीछे मुड़कर देखती है, वहाँ युवराज खड़ा था। युवराज को देखकर सुहानी बुरी तरह से डर जाती है और फिर उसकी नींद खुल जाती है। सुहानी परेशान होकर अपने आसपास देखती है और खुद को अपने बेड पर पाती है। वो उठकर बैठ जाती है और अपने सर पर हाथ रखकर कहती है, फिर से एक सपना। अगले दिन कॉलेज पहुंचकर सुहानी सबसे पहले कॉलेज के पीछे उस बरगद के पेड़ के पास जाती है, जहां से उसे आवाजें सुनाई दे रही थी। पेड़ के पास पहुंचकर वो देखती है कि वहां पहले से ही एक लड़का खड़ा था। उस लड़के का चेहरा पेड़ की तरफ था और उसकी पीठ सुहानी की तरफ। सुहानी को उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। ये देखकर सुहानी कहती है, यहाँ तो किसी को भी आना अलाउड नहीं है, फिर ये कौन है? सुहानी धीरे धीरे चलकर उस लड़के के ठीक पीछे आ जाती है। उस लड़के को इस बात का एहसास नहीं था कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वो बस उस पेड़ को ही देख रहा था। वो लड़का पेड़ को देखते हुए कहता है, सॉरी सृष्टि, तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। ये सुनकर सुहानी चौंक जाती है। वो समझ जाती है कि उसके सामने खड़ा लड़का युवराज ही है। वो युवराज की आवाज को अच्छे से पहचानती थी। सामने देखते हुए सुहानी अपने मन में कहती है, युवराज सर यहाँ क्या कर रहे हैं? और वो माफी किससे मांग रहे हैं? अभी अभी उन्होंने सृष्टि का नाम लिया, तो क्या निशा ने सच कहा था? सृष्टि की मौत की जिम्मेदार युवराज सर है। सुहानी इसी सोच में डूबी थी, तभी युवराज पीछे मुड़ता है। अपने ठीक सामने सुहानी को देखकर वो चौंक जाता है। उसे सुहानी के वहाँ होने की उम्मीद नहीं थी। सुहानी को देखकर युवराज के चेहरे का गिल्ट गुस्से में बदल जाता है। अब सुहानी घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो युवराज से क्या कहे। युवराज अपनी सख्त आवाज में कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? युवराज की आवाज सुनकर सुहानी और डर जाती है और सोचने लगती है कि युवराज से क्या कहे। तभी उसे कुछ याद आता है और वो अपनी घबराहट छुपाते हुए कहती है, सर, वो मुझे आपको थैंक्स कहना था। युवराज उसी अंदाज में कहता है, क्यों? सुहानी कहती है, उस रात मेरी जान बचाने के लिए। युवराज अनजान बनकर कहता है, व्हाट डू यू मीन? मैंने तुम्हारी जान कब बचाई? युवराज सुहानी को इस तरह से देख रहा था जैसे इससे पहले उसने सुहानी को देखा ही ना हो। सुहानी कहती है, सर, उस रात पुराने रोड पर जब मैं अकेले हॉस्टल जा रही थी और कोई मेरा पीछा कर रहा था, तब आपने ही मुझे सेफली हॉस्टल तक छोड़ा था। युवराज सुहानी की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हें अपने दिमाग का इलाज कराने की जरूरत है, मैं तुम्हें जानता भी नहीं। ये कहकर युवराज वहाँ से जाने लगता है। युवराज ने अभी 2-3 कदम ही आगे बढ़ाए थे, तभी सुहानी पीछे से कहती है, मुझे भी वो आवाजें सुनाई देती है। ये सुनकर युवराज के कदम रुक जाते हैं और उसकी आंखें गहरी हो जाती है।
वो बिना पीछे मुड़े कड़क लहजे कहता है, कैसी आवाजें? सुहानी हिम्मत जुटाते हुए कहती है, इस पेड़ से आने वाली आवाजें जो एक लड़की की है। सुहानी के ऐसा कहते ही युवराज के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाता है। उसे काफी हैरानी होती है, लेकिन वो अपनी हैरानी जाहिर नहीं होने देता। वो फिर से सुहानी की तरफ मुड़ता है और उसके सामने जाकर खड़ा हो जाकर कहता है, और क्या कहती है वो आवाजें? सुहानी जवाब देती है, वो मदद मांगती है। युवराज बिना किसी एक्सप्रेशन सुहानी के करीब जाने लगता है। सुहानी को अब युवराज से डर लग रहा था। युवराज अपना चेहरा सुहानी के पास ले जाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, अब मुझे यकीन हो गया है, तुम्हें इलाज की सख्त जरूरत है। तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो चुका है। ये कहकर युवराज वहाँ से चला जाता है और सुहानी वहीं खड़ी रह जाती है। युवराज जानता था कि सुहानी सच कह रही है, लेकिन वो सुहानी के सामने ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। उसे भी वो आवाजें सुनाई देती थी और सुहानी को उस रात बचाने वाला भी युवराज ही था। सुहानी से बात करने के बाद युवराज काफी परेशान हो जाता है। एक बहुत बड़ी वजह थी कि युवराज खुद को हमेशा दूसरों से दूर रखता था और कभी किसी से भी अटैच नहीं होता था। वो वजह क्या थी, ये केवल युवराज ही जानता था, लेकिन सुहानी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। उसे तो सच का पता लगाना ही था। उस दिन क्लास खत्म होने बाद सुहानी जब क्लास से बाहर निकलती है तो कॉलेज कैंपस में निशा के बॉयफ्रेंड विवेक को देखती है। सुहानी विवेक के पास जाकर कहती है, हाय विवेक। विवेक भी एक स्माइल के साथ सुहानी से कहता है, हे सुहानी। सुहानी कहती है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। विवेक उसे छेड़ते हुए कहता है, अच्छा तो तुम अपने काम से आई हो। विवेक की बात सुनकर सुहानी थोड़ा एम्बेरेस होकर चुप हो जाती है। सुहानी को ऐसे देखकर विवेक हंसते हुए कहता है, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, पूछो तुम क्या पूछना चाहती हो। सुहानी कहती है, ये युवराज सर और सृष्टि की क्या स्टोरी है। ये सुनते ही विवेक सुहानी को चिढ़ाते हुए कहता है, क्या बात है, कोई युवराज सर में इंटरेस्टेड है। विवेक के ऐसा कहने पर सुहानी घूरकर उसे देखती है। सुहानी का एक्सप्रेशन देखकर विवेक सुहानी को शांत कराते हुए कहता है, अरे गुस्सा मत हो, मैं तुम्हें बताता हूँ। विवेक आगे कहता है, बात आज से 3 महीने पहले की है। 3 महीने पहले मैंने और निशा ने इस कॉलेज में एडमिशन लिया था। तब सृष्टि 2nd ईयर में थी। सृष्टि निशा की रूममेट थी। हॉस्टल का जो बेड अभी तुम्हारा है वो पहले सृष्टि का था। हमें कॉलेज आते ही पता चल गया था कि सृष्टि युवराज सर से पागलों की तरह प्यार करती है, लेकिन युवराज सर को सृष्टि में कोई इंटरेस्ट नहीं था। सृष्टि तरह तरह से युवराज सर के करीब जाने की कोशिश करती रहती थी, लेकिन युवराज सर उससे दूर ही रहते थे। पता नहीं क्यों, लेकिन धीरे धीरे सृष्टि अपनी मेंटल स्टेबिलिटी खोने लगी थी। एक रात हमारी फ्रेशर्स पार्टी थी। उस रात सृष्टि ने सबके सामने युवराज सर को प्रपोज कर दिया। युवराज सर उसकी इस हरकत से काफी गुस्सा हो गए थे। उन्होंने सृष्टि को सबके सामने बुरी तरह से डांट दिया और खुद से दूर रहने की वार्निंग भी दे दी। शायद इस इंसिडेंट से सृष्टि काफी परेशान हो गई थी। फिर पता नहीं क्या हुआ, एक सुबह हमें उसकी डेड बॉडी उस बरगद के पेड़ पर लटकी हुई मिली। सृष्टि ने सुसाइड कर लिया था। निशा सृष्टि की रूममेट थी और उससे काफी अटैच थी। निशा पर इस हादसे का काफी बुरा असर पड़ा था, इसीलिए वो युवराज से नाराज रहती है। सुहानी गौर से विवेक की बातें सुन रही थी। फिर वो एक गहरी सांस लेकर कहती है, तो तुम्हें क्या लगता है इस एक्सीडेंट में युवराज सर की गलती थी? विवेक कुछ सोचते हुए कहता है, निशा से कहना मत, लेकिन मुझे इसमें युवराज सर की कोई गलती नहीं लगती। हाँ, उन्हें उस रात सृष्टि को इतनी बुरी तरह से नहीं डांटना चाहिए था, लेकिन उस लड़की ने युवराज सर को बहुत परेशान कर दिया था। आफ्टर ऑल युवराज सर कॉलेज के प्रोफेसर है, उनकी भी कोई रेपुटेशन है जो सृष्टि की वजह से खराब हो रही थी। विवेक की सारी बात सुनकर सुहानी कुछ सोचते हुए कहती है, हम। सुहानी के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर विवेक कहता है, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे पास एक एडवाइस है। सुहानी क्यूरियस होकर कहती है, कैसी एडवाइस? विवेक हल्की मुस्कुराहट के साथ सुहानी को छेड़ते हुए कहता है, आई नो युवराज सर काफी स्मार्ट और गुड लुकिंग है, लेकिन तुम उनके चक्कर में मत पड़ना, वहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली है। विवेक की ये बात सुनकर सुहानी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। इसी बीच निशा वहाँ आ जाती है और दोनों को हंसते हुए देखकर कहती है, ये क्या हो रहा है मेरी पीठ के पीछे? विवेक फौरन कहता है, अरे कुछ नहीं, मैं बस सुहानी को एक जोक सुना रहा था। सुहानी समझ जाती है कि विवेक उन दोनों के बीच हुई बातों को निशा को नहीं बताना चाहता। इसके बाद तीनों मस्ती मजाक करते हुए क्लास में चले जाते हैं।
विवेक की बातों को सुहानी ने टाल तो दिया था, लेकिन उसे अनजाने में ही उसे युवराज में काफी दिलचस्पी होने लगी थी। ना चाहते हुए भी हर वक्त सुहानी के दिमाग में युवराज का ही ख्याल रहता था। ऐसे ही 1 महीना बीत गया। अब सुहानी युवराज को कुछ बेहतर जानने लगी थी, लेकिन युवराज था जो किसी भी लड़की को बिल्कुल भाव नहीं देता था, सुहानी को भी नहीं। सुहानी को अभी भी उस पेड़ के सपने आते थे, लेकिन हमेशा उसके सपने बीच में ही टूट जाते थे। एक रात सुहानी गहरी नींद में सो रही थी। आज भी वो वही सपना देख रही थी। सुहानी सपने में देखती है कि वो उस पेड़ के सामने खड़ी है। हमेशा की तरह उस पेड़ से आती हुई लड़की की आवाज सुहानी को सुनाई दे रही थी। सुहानी अपने सपने में उस पेड़ के सामने खड़े होकर कहती है, सृष्टि, क्या ये तुम हो? उस पेड़ से आवाज आती है, हाँ मैं सृष्टि हूँ। सुहानी कहती है, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? सुहानी को जवाब मिलता है, मेरी ये हालत उस साय ने की है। सुहानी चौंक जाती है और उस पेड़ की तरफ देखते हुए कहती है, किस साय ने? उस पेड़ से फिर से आवाज आती है, उस विशिंग वेल के साय ने, जो पुराने रोड के पास लोगों का शिकार करता है। सुहानी हैरानी से कहती है, तो क्या वो कहानी सच है? तुम्हारी मौत की वजह वो साया है? उस पेड़ से आवाज आती है, हाँ। सुहानी कहती है, लेकिन मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? उस पेड़ से फिर से आवाज आती है, मुझे तंत्र विद्या से यहाँ बांध दिया गया है, जिस वजह से मुझे मुक्ति नहीं मिल रही है। इस पेड़ पर जो लाल रंग का धागा बंधा है, उसे तुम्हें कल रात 12 बजे खोलना होगा। ऐसा करते ही मैं मुक्त हो जाऊंगी, पर ध्यान रखना वो साया तुम्हें ऐसा करने से रोकने की कोशिश करेगा। सुहानी बौखलाहट के साथ कहती है, लेकिन उस साय ने तुम्हें बांध कर क्यों रखा है? इससे पहले सुहानी इस सवाल का जवाब जान पाती, उसकी नींद खुल जाती है। नींद खुलने पर सुहानी खुद को अपने हॉस्टल के बेड पर लेटे हुए पाती है। वो एक लंबी सांस लेती है और अपने बेड पर बैठ जाती है। वो अपना सर पकड़कर कहती है, फिर से वही सपना। सुहानी कुछ सोचते हुए आगे कहती है, क्या ये सिर्फ एक सपना था या फिर सच में सृष्टि मुझसे कुछ कहना चाहती है? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, वो बस एक सपना था। मैं आजकल कुछ भी सोचने लगी हूँ। एक काम करती हूँ, आज फिर से उस पेड़ के पास जाकर देखती हूँ, शायद मुझे कुछ पता चल जाए। कॉलेज पहुँचते ही सुहानी उस बरगद के पेड़ के पास चली जाती है। युवराज आज भी वही खड़े होकर उस पेड़ की तरफ ही देख रहा था। सुहानी को समझ नहीं आता कि युवराज उस पेड़ के पास क्यों आता है। सुहानी युवराज के पास जाकर कहती है, गुड मॉर्निंग सर। सुहानी को वहाँ देखकर युवराज की आंखें सिकुड़ जाती है। वो गुस्से में सुहानी से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि स्टूडेंट्स का यहाँ आना मना है? युवराज का गुस्सा देखकर सुहानी नर्वस हो जाती है। वो हिम्मत करके युवराज से कहती है, युवराज सर, आप मान क्यों नहीं लेते कि आप ही वो आवाजें सुन सकते हैं? युवराज चौंक हो जाता है, लेकिन वो सुहानी के सामने कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करता। युवराज को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि सुहानी अब तक सृष्टि की आवाजें सुन पा रही है। फिर भी वो सुहानी को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। युवराज कुछ कदम आगे बढ़ पाया था, तभी सुहानी ऊंची आवाज में कहती है, मुझे पता है कि सृष्टि को कैसे आजाद किया जा सकता है। ये सुनते युवराज का एक कदम हवा में ही रुक जाता है। युवराज पीछे मुड़ता है और तेजी से सुहानी की तरफ बढ़ता है। युवराज सुहानी के चेहरे के बिल्कुल पास आकर उसके आंखों में देखते हुए कहता है, क्या जानती हो इस बारे में? युवराज का ऐसा रिएक्शन देखकर सुहानी डर जाती है और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। युवराज सुहानी की बांह को जोर से पकड़ लेता है और अपने दांत पीसते हुए कहता है, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, क्या जानती हो इस बारे में? सुहानी हकलाते हुए कहती है, मुझे लगता है कि आज रात इस पेड़ पर बंधा वो लाल धागा खोलने से सृष्टि मुक्त हो जाएगी। ये सुनते ही युवराज एक झटके से सुहानी का हाथ छोड़ देता है, लेकिन उसकी नजरें अभी भी सुहानी के चेहरे पर टिकी थी। सुहानी हिचकिचाते हुए कहती है, क्या आपको मेरी बात पर यकीन हो रहा है? युवराज को सुहानी की बात पर यकीन था, लेकिन वो इनकार करते हुए कहता है, मैं पहले ही कह चुका हूँ, तुम्हें इलाज की जरूरत है। सुहानी खामोशी से वहाँ खड़ी रहती है। युवराज आगे कहता है, लेकिन अगर तुम्हें ये सब सच लगता है, तो तुम्हारा पागलपन दूर करने के लिए आज रात में वो धागा खोल दूंगा। युवराज खुद सृष्टि को आजाद करना चाहता था, लेकिन वो इस खतरनाक काम में सुहानी को शामिल नहीं करना चाहता था। युवराज ने पहले भी कई बार सृष्टि को आजाद करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे रास्ता ही नहीं पता था। अब वो सुहानी के बताए तरीके को भी एक बार आजमाना चाहता था। वो नहीं जानता था कि ये तरीका काम करेगा या नहीं, लेकिन वो एक और बार कोशिश करना चाहता था। सुहानी कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है,
अगर ये मेरा वहम भी है तो मैं ही इसे दूर करूंगी। युवराज समझ जाता है कि सुहानी मानने वाली नहीं है। वो सुहानी से कहता है, ठीक है, तुम रात को आकर ये धागा खोल सकती हो, लेकिन सिर्फ तभी जब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम इस कॉलेज की स्टूडेंट हो, यहाँ कई लोगों की मौत हो चुकी है। मैं नहीं चाहता कि यहाँ के किसी और स्टूडेंट के साथ कोई एक्सीडेंट हो। सुहानी कुछ देर सोचकर अपना सर हिला देती है। वो उस पेड़ को देखकर अफसोस के साथ कहती है, काश सृष्टि ने सुसाइड नहीं किया होता। युवराज धीमी आवाज में खुद से कहता है, उसने सुसाइड नहीं किया था। सुहानी युवराज की बात को साफ साफ सुन नहीं पाती। वो कंफ्यूज होकर कहती है, क्या? कुछ नहीं, युवराज बात को टालते हुए कहता है। सुहानी वहाँ से चली जाती है, लेकिन युवराज वहीं रुककर उस पेड़ पर बंधे लाल धागे को देखने लगता है। युवराज के मन में बार बार बस एक ही सवाल उठ रहा था, और वो सवाल ये था कि सुहानी सृष्टि को कैसे सुन सकती है। शाम का वक्त था। क्लास खत्म होने के बाद सुहानी और निशा वापस हॉस्टल की तरफ जा रहे थे। वो दोनों रोड पर चल ही रहे थे, तभी निशा किसी को देखकर रुक जाती है। सुहानी निशा को अचानक रुकते देखकर उससे कहती है, क्या हुआ निशा, तुम अचानक रुक क्यों गई? सवाल बंद करो और मेरे पीछे आओ। ये कहते हुए निशा रोड की दूसरी तरफ तेजी से जाने लगती है। सुहानी भी निशा के पीछे जाती है। सुहानी देखती है कि रोड के दूसरी तरफ एक लेडी चल रही थी। निशा उस लेडी की तरफ अपना हाथ वेव हुए कहती है, एक्सक्यूज मी मिस। वो लेडी निशा की आवाज सुनकर रुक जाती है। वो लगभग 40 साल की औरत थी। उनके शॉर्ट हेयर थे। उन्होंने ब्लू जीन्स और व्हाइट टॉप पहना हुआ था। उनके गले में एक ID कार्ड और हाथों में एक कैमरा था। देखने में वो कोई जर्नलिस्ट लग रही थी। निशा उनके पास जाकर कहती है, मैम, आप वही जर्नलिस्ट हैं ना, जो सृष्टि सुसाइड केस कवर करने हमारे कॉलेज आई थी? वो आपकी ही दोस्त थी ना, जिनका पुराने रोड के पास मर्डर हुआ था? वो लेडी निशा को अजीब सी नजरों से देखने लगती है। उस लेडी का रिएक्शन देखकर निशा कहती है, ओह सॉरी, मेरा नाम निशा है और ये मेरी फ्रेंड सुहानी। हम दोनों सेंट जोसेफ कॉलेज की स्टूडेंट्स हैं। ये सुनने के बाद भी वो लेडी कुछ रिएक्ट नहीं करती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो निशा से बात नहीं करना चाहती। वो बार बार परेशान होकर अपने दाएं बाएं देख रही थी। शायद वो ऑटो या टैक्सी का वेट कर रही थी। उस लेडी का निशा को इग्नोर करना निशा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सुहानी भी उस लेडी का ऐसा रिस्पांस देख रही थी। वो निशा के हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहती है, निशा, ये तू क्या कर रही है? तुझे दिखाई नहीं देता क्या कि ये तुझसे बात नहीं करना चाहती? निशा चिढ़ते हुए कहती है, तू बस देखती जा, ये क्या इसके पप्पा भी मुझसे बात करेंगे? निशा फिर से उस लेडी के पास जाकर कहती है, मैम, मुझे आपसे सृष्टि सुसाइड केस के बारे में बात करनी है। निशा के ऐसा कहते ही वो लेडी पैदल ही आगे बढ़ने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो बस निशा से दूर जाना चाहती हो। वो लेडी बड़ी तेजी से आगे बढ़ जाती है और निशा उसे आवाज लगाते हुए उसके पीछे पीछे जा रही थी। सुहानी भी निशा के पीछे चल रही थी। निशा उस लेडी के सामने आकर उसका रास्ता रोक लेती है और कहती है, मैम, सृष्टि मेरी रूममेट थी और मुझे उसके बारे में आपसे बात करनी है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन में मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। निशा की बात सुनकर वो लेडी रुक जाती है और कड़क आवाज में कहती है, तुम मेरी क्या मदद कर सकती हो? निशा उस जर्नलिस्ट से सृष्टि की मौत के बारे में इंफॉर्मेशन चाहती थी। इसके लिए निशा को उसे कॉन्फिडेंस में लेना था। निशा सोच ही रही थी कि वो क्या कहे, तभी उसकी नज़र सुहानी पर पड़ती है और उसे एक आइडिया आता है। निशा कहती है, जिस रात आपकी फ्रेंड मेरी का मर्डर हुआ था, उस रात पुराने रोड से गुजरने वाली आखिरी इंसान सुहानी थी। सुहानी ने वहाँ कुछ अजीब देखा था। ये सुनते ही सुहानी और सीमा दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। सुहानी निशा को देखकर सोचती है, क्या ये पागल हो गई है, कुछ भी बोल रही है। सीमा सुहानी के पास जाकर कहती है, क्या सच में तुम मेरी के मर्डर के बारे में कुछ जानती हो? इससे पहले सुहानी कुछ कहती, निशा सीमा से कहती है, मैम, हम आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन पहले आपको हमें बताना होगा कि सृष्टि के सुसाइड के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है। निशा का सवाल सुनकर सीमा कहती है, सृष्टि ने सुसाइड नहीं किया था, उसका मर्डर हुआ था। सीमा का जवाब सुनकर सुहानी और निशा दंग रह जाते हैं। वो हैरानी से सीमा को देखते रहते हैं। सीमा आगे कहती है, सृष्टि की बॉडी पर जो इंजरीज मिले थे, उससे पता चलता है कि उसे जबरदस्ती फांसी पर लटकाया गया था। सुहानी झट से कहती है, तो ये बात बाहर क्यों नहीं आई? सीमा जवाब देती है, क्योंकि शिमला के काफी पावरफुल लोग इस केस को दबाना चाहते थे।
सीमा निशा और सुहानी के सभी सवालों का सही जवाब दे रही थी, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि सुहानी उसे उसके दोस्त के मर्डर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाली है। सीमा की बात सुनकर निशा बौखलाहट के साथ कहती है, वो कौन लोग हैं जो इस केस को दबाना चाहते हैं? सीमा कहती है, मिस पद। वो इतना ही कह पाई थी, तभी उसके गले में तेज दर्द होता है और वो अपना गला पकड़ लेती है। इससे पहले निशा और सुहानी कुछ समझ पाते सीमा बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। निशा और सुहानी सीमा को हॉस्पिटल ले जाकर उसे एडमिट करा देते हैं और उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करने के बाद वो दोनों हॉस्टल के लिए निकल जाते हैं। डॉक्टर ने सीमा को किसी भी तरह का स्ट्रेस देने के लिए मना किया था, इस वजह से निशा और सुहानी आगे उससे कोई सवाल नहीं करते। रात के 9 बज रहे थे। निशा और सुहानी रोड पर चल रही थी। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। दोनों अपने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट की मदद से रास्ते को देख पा रहे थे। तभी सुहानी को अचानक से उसी भारीपन का एहसास होता है जैसा उस रात पुराने रोड पर हुआ था। इस एहसास से ही सुहानी को डर लगने लगता है। वो घबराते हुए निशा से कहती है, निशा, तुझे कुछ महसूस हो रहा है क्या? निशा जवाब देती है, हाँ यार, ठंड बहुत लग रही है और भूख तो उससे ज्यादा ही लग रही है। सुहानी चिढ़कर कहती है, अरे वो नहीं इडियट, तुम्हें किसी के आसपास होने का एहसास नहीं हो रहा है क्या? ये लो, मैडम को यहाँ भी भूत दिखने लगे। निशा सुहानी का मजाक उड़ाते हुए कहती है। निशा आगे कहती है, मैं क्या सोच रही हूँ, आज ये आत्मा देखी जाए। हम उसका ऑटोग्राफ लेकर पूरे शहर में उसकी कॉपी बेचेंगे। तुम्हें पता है इससे हम कितने अमीर। निशा इतना ही कह पाई थी, तभी एक काला साया वहाँ आ जाता है और तेजी से उन दोनों के बीच से निकल जाता है। उस साए के बीच से गुजरते ही निशा और सुहानी वही जमीन पर गिर जाते हैं। सुहानी जमीन में पड़े अपने आसपास देखने की कोशिश कर रही थी। डर से उसकी उठने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। सुहानी देखती है कि वो साया फिर से उसकी तरफ तेजी से आ रहा है। ये देखकर डर से उसके हाथ पांव फूल जाते हैं। जैसे ही वो साया सुहानी को छूने ही वाला होता है, उसी समय वहाँ एक तेज कार आकर रुक जाती है। उस कार के आते ही सब कुछ शांत हो जाता है और वो साया भी वहाँ से चला जाता है। सुहानी की नजर उस कार पर जाती है। कार से एक लड़का बाहर निकलता है। अंधेरे की वजह से उसका चेहरा दिख नहीं रहा था। सुहानी अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट उस लड़के के चेहरे पर फोकस करती है तो देखती है कि वो लड़का युवराज था। युवराज सुहानी के पास आकर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। सुहानी अभी भी जमीन पर बैठे युवराज को डर और हैरानी से देख रही थी। जब सुहानी युवराज की तरफ अपना हाथ नहीं बढ़ाती तो युवराज उससे कहता है, उठो या सारी रात यहीं पड़े रहना है। युवराज की आवाज सुनकर सुहानी होश में आती है और वो युवराज का हाथ पकड़ लेती है। युवराज सुहानी की उठने में मदद करता है। सुहानी युवराज से कहती है, युवराज सर, आज आपने मुझे फिर से बचा लिया। फिर से, युवराज अनजान बनकर कहता है। सुहानी अपने बात पर जोर देते हुए कहती है, सर, आप मान क्यों नहीं जाते? उस रात पुराने रोड पर आपने ही मुझे बचाया था। युवराज उसकी बातों को इग्नोर करते हुए निशा की तरफ देखता है। निशा रोड पर बेहोश पड़ी थी। शायद वो शॉक की वजह से बेहोश हो गई थी। युवराज उसे उठाकर कार की पीछे वाली सीट में लेटा देता है और सुहानी को आगे की सीट में बैठने के लिए कहता है। फिर वो कार हॉस्टल की तरफ बढ़ा देता है। युवराज खामोशी से ड्राइव रहा था और सुहानी फ्रंट सीट पर बैठी हुई थी। सुहानी बीच बीच में तिरछी नजरों से युवराज को देख रही थी। ये बात युवराज भी नोटिस कर रहा था। कुछ देर तक इसी तरह खामोश रहने के बाद सुहानी युवराज को देखकर कहती है, आज हमें वो धागा खोलना है। मुझे याद है, युवराज जवाब देता है। कुछ देर रुककर वो आगे कहता है, मुझे अभी भी लगता है तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। मैं ही उस धागे को खोल दूंगा। सुहानी युवराज की बात से असहमत होकर कहती है, नहीं, मैं भी वहाँ जाऊंगी। युवराज सुहानी को रोकने की कोशिश नहीं करता। वो समझ चुका था कि सुहानी उसके रोकने से रुकने वाली नहीं है। युवराज देखता है कि सुहानी काफी परेशान लग रही है। वो कहता है, क्या हुआ? सुहानी जवाब देती है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या सच है और क्या मेरी इमेजिनेशन है? कभी लगता है कि सृष्टि सच में है और वो मुझसे बात करना चाहती है, लेकिन कभी लगता है कि मेरा दिमाग ही ये कहानियाँ बना रहा है। मुझे पता भी नहीं है, सृष्टि सच में उस पेड़ में कैद है या ये सब मेरा वहम है। युवराज कहता है, अगर तुम श्योर नहीं हो तो फिर वो धागा क्यों खोलना चाहती हो? सुहानी जवाब देती है, मैं बस ये अपने मन की तसल्ली के लिए करना चाहती हूँ। पिछले 1 महीने से मैं रोज सृष्टि की आवाजें सुनती हूँ और वो मुझसे मदद मांगती है।
अगर सृष्टि सच में है तो मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ, और यदि ये मेरा वहम है तो भी मैं खुद को इससे आजाद करना चाहती हूँ। युवराज आगे कुछ नहीं कहता। कुछ ही देर में वो तीनों हॉस्टल पहुँच जाते हैं। हॉस्टल वाले निशा को अंदर ले जाते हैं। युवराज वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं 11:30 बजे तुम्हें पिक करने आ जाऊंगा। सुहानी अपना सर हिला देती है और युवराज वहाँ से चला जाता है। कार ड्राइव करते हुए युवराज अपने मोबाइल से किसी को कॉल करता है और कहता है, सुहानी शर्मा, कल सुबह से पहले इस लड़की की नींद नहीं खुलनी चाहिए। ये कहकर युवराज कॉल कट कर देता है। 12 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। सुहानी अब तक कॉलेज नहीं पहुंची थी। युवराज उस बरगद पेड़ के सामने था और उस लाल धागे खोलने के लिए आगे बढ़ रहा था। तभी उसके कदम रुक जाते हैं और वो अपने सामने देखता है। युवराज के सामने वो साया हवा में था। वो साया काले धुएं की तरह था, जिसका शेप किसी इंसान के जैसा था। उस घने अंधेरे के बीच वो साया बहुत भयानक दिख रहा था। उस साए से एक गुर्राती हुई आवाज आती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे टकराने के बारे में सोचने लगे। युवराज अपना रास्ता बदल लेता है और तेजी से उस पेड़ की तरफ बढ़ता है। वो काला साया फिर से पेड़ और युवराज के बीच आ जाता है। ये देखकर युवराज गुस्से से अपनी मुट्ठी कस लेता है। उस साए से वही आवाज आती है, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, इसे मुझसे नहीं बचा सकते। युवराज कहता है, तुमने इसे मार डाला, अब तो इसे आजाद कर दो। वो साया गुर्राते हुए कहता है, तुम जानते हो ऐसा नहीं हो सकता। उस साए के ऐसा कहते ही युवराज फिर से उस पेड़ की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि अब वो अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर जमीन से चिपक गए हो। बहुत कोशिश करने पर भी वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। तभी युवराज की बॉडी ऊपर उठने लगती है और वो लगभग 15 से 17 फीट ऊंचाई पर चला जाता है। वो साया युवराज के बिल्कुल पास आकर कहता है, क्या अब भी तुम उस लड़की की आत्मा को आजाद करना चाहते हो? युवराज जवाब देता है, हाँ, और मैं उसे आजाद करके ही रहूंगा। युवराज के चेहरे पर डर के कोई भी भाव नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपनी जिंदगी की कोई परवाह ही नहीं है। युवराज के ऐसा कहते ही तेजी से जमीन पर गिर जाता है। उस साए ने युवराज को बहुत जोर से नीचे पटक दिया था, लेकिन युवराज फौरन उठ जाता है और फिर से उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगता है। युवराज की हिम्मत देखकर उस साए का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हुए युवराज जमीन पर गिर जाता है और वो साया युवराज को घसीटते हुए पुराने रोड के पास ले जाता है। युवराज के बहुत कोशिश करने के बाद भी वो साया उसे वहां से नहीं जाने देता और उलझाए रखता है। कभी वो युवराज को उठाकर पटक देता तो कभी उसके रास्ते में पेड़ गिराकर उसे रोक लेता। वो युवराज को बस कुछ समय तक वहीं रोककर रखना चाहता था, और यही करते हुए काफी समय बीत जाता है। वो साया एक बार फिर से युवराज को हवा में उठाकर दूर फेंक देता है। युवराज एक बड़े से पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाता है। तभी युवराज के रिस्ट वॉच का अलार्म बजता है। वो अपनी घड़ी देखता है और उसकी सांसें जैसे रुक सी जाती है। रात के 1 बज गए थे। तभी सामने से उस साए की आवाज आती है, वो वक्त जा चुका है जब तुम उसे आजाद कर सकते थे। अब ये रात 1 साल बाद आएगी। उस लड़की को आजाद करने के लिए 1 साल बाद फिर से कोशिश करना। ये कहकर वो साया हवा में ही गायब हो जाता है। उस साए के जाने के बाद युवराज गुस्से में जोर से चीखता है। उसके चीखने की आवाज पूरे जंगल में गूंज जाती है। इस वक्त उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो सृष्टि की कोई मदद नहीं कर पाया था। अगली सुबह युवराज आंखों में गुस्सा और उदासी लिए उस पेड़ के सामने खड़ा था। उसकी नजरें झुकी हुई थी और मन में सिर्फ दुख और पछतावा था। लेकिन आज वहाँ युवराज को कुछ अजीब सा लग रहा था। आज वो सृष्टि की मौजूदगी महसूस नहीं कर पा रहा था और न ही उसे सृष्टि की कोई आवाज सुनाई दे रही थी। युवराज उस पेड़ को गौर से देखता है और उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती है। उस पेड़ पर वो लाल धागा नहीं था। युवराज हैरानी से बोल पड़ता है, वो धागा कहाँ है? पेड़ पर धागा न देखकर युवराज ये तो समझ जाता है कि सृष्टि अब मुक्त हो गई थी, लेकिन वो नहीं समझ पा रहा था कि कैसे। युवराज हैरानी से उस पेड़ को ही देख रहा था। तभी उसे पीछे से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, वो धागा कल रात मैंने खोला है। युवराज पीछे मुड़ता है। वहाँ सुहानी खड़ी थी। सुहानी को देखकर युवराज चौंक जाता है। सुहानी युवराज के पास आकर कहती है, युवराज सर, कल रात आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? मैंने काफी टाइम तक आपका वेट किया। फिर जब आप नहीं आए तो मैंने खुद ही यहाँ आकर वो लाल धागा खोल दिया। युवराज इस वक्त इतना हैरान था कि कुछ कह नहीं पा रहा था।
सुहानी आगे कहती है, मुझे लगता है कि सृष्टि की आवाज, उसका सपना, ये सब मेरा वहम था। अगर वो सब सच होता तो कल रात मैं इतनी आसानी से वो धागा नहीं खोल पाती। शायद मैं सृष्टि की स्टोरी में इतना खो गई थी कि वो सब मुझे दिखाई और सुनाई देने लगा था। कल धागा खोलने के बाद मुझे अच्छी नींद आई और मुझे कोई सपना भी नहीं आया। युवराज शांत होकर सुहानी की सारी बातें सुन रहा था। उसके मन में इस समय यही सवाल चल रहा था कि कल नींद की दवा खाने के बाद भी सुहानी वहां कैसे पहुंच गई। वो बात को बदलते हुए कहता है, अब निशा कैसी है? क्या उसे होश आया? सुहानी एक गहरी सांस लेकर कहती है, हाँ, कल रात को उसे होश आया था। वो कुछ अजीब सी बातें कर रही थी। फिर वो मेरा खाना खा गई और फिर से सो गई। उसके बाद अब तक नहीं उठी है। सुहानी की बात सुनकर युवराज को सब कुछ समझ आ जाता है। सुहानी के जिस खाने पर नींद की दवा मिलाई गई थी उसे निशा ने खा लिया था। कल रात सुहानी को उस साये ने इसलिए नहीं रोका क्योंकि उस वक्त वो साया युवराज के साथ उलझा हुआ था। इसका मतलब उस साये ने सुहानी को धागा खोलते हुए देखा ही नहीं था और अब सुहानी को साये से कोई खतरा नहीं था। युवराज यही सोच रहा था तभी सुहानी कहती है, युवराज सर, आपने बताया नहीं, कल रात आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? युवराज होश में आता है और बहाना बनाते हुए कहता है, कल रात में सो गया था। आई एम सॉरी। सुहानी बस हम कहती है और वहाँ से चली जाती है। सुहानी को लग रहा था कि सृष्टि की आवाज उसका वहम था और युवराज उसकी ये गलतफहमी बने रहने देना चाहता था। अगली सुबह सुहानी, निशा और विवेक कॉलेज कैंपस में खड़े बातें कर रहे थे। तभी एक बड़ी सी ब्लैक कार वहां आकर रुकती है और पद्मिनी सिंघनिया उससे बाहर निकलती है। सबकी नजर उस पर चली जाती है। उस कार के दूसरी तरफ से लगभग 55 साल का एक आदमी बाहर निकलता है। वो दोनों कॉलेज के अंदर चले जाते हैं। उन्हें देखकर सुहानी कहती है, निशा, पद्मिनी सिंघनिया के साथ वो आदमी कौन थे? निशा जवाब देती है, वो युवराज दीवान के डैड मी यशवंत दीवान है। वो और पद्मिनी हमारे कॉलेज के ओनर हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि मिस्टर यशवंत दीवान और पद्मिनी का अफेयर चल रहा है। सुहानी बस हैरानी से निशा की बातें सुन रही थी। तभी विवेक बीच में आकर सुहानी से कहता है, तुम्हें पता है मी, यशवंत दीवान के बारे में एक स्टोरी बहुत फेमस है। सुहानी क्यूरियस होकर कहती है, कैसी स्टोरी? विवेक कहता है, यहाँ के लोग कहते हैं कि कुछ सालों पहले मी यशवंत दीवान बहुत गरीब हुआ करते थे। उन्हें विशिंग वेल से ये सब मिला है। सुहानी कहती है, क्या सच में? विवेक जवाब देता है, यहाँ के लोग तो यही कहते हैं। सुहानी अगला सवाल करती है, और युवराज सर की मम्मी? विवेक कहता है, उनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। ये बातें चल ही रही थी तभी एक स्टूडेंट्स भागते हुए कॉलेज कैंपस में आता है और बाकी स्टूडेंट से कहता है, कल रात पुराने रोड पर रोशन का मर्डर हो गया है। उस स्टूडेंट की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग शॉक रह जाते हैं। निशा, सुहानी और विवेक भी उस स्टूडेंट की बात सुनकर हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। निशा कहती है, कल फिर पुराने रोड पर मर्डर हुआ। सुहानी निशा की बात को पूरा करते हुए कहती है, और आज फिर पद्मिनी सिंघनिया कॉलेज आई है। सुहानी की बात खत्म होते ही विवेक कहता है, तो क्या सच में इन मौतों और पद्मिनी सिंघनिया के बीच कोई कनेक्शन है? वो तीनों आंखें फाड़कर एक दूसरे को देखने लगते हैं। कुछ देर बाद निशा, विवेक और सुहानी कॉलेज के कैंटीन में बैठे थे। उनके सामने प्लेट पर चीज सैंडविच रखा था जो निशा का फेवरेट था, लेकिन किसी से भी कुछ खाया नहीं जा रहा था। तीनों खामोशी से बैठकर कुछ सोच रहे हैं। आज पूरे कॉलेज का माहौल कुछ ऐसा ही था। रोशन कॉलेज का 10वां स्टूडेंट था जिसकी मौत उस विशिंग वेल के पास हुई है। उन तीनों के बीच की खामोशी को तोड़ते हुए विवेक कहता है, यार अब तो मुझे भी लगने लगा है कि पद्मिनी मैम का इन मर्डर से कुछ कनेक्शन है। मुझे भी, निशा परेशान होकर कहती है। सुहानी अभी अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। ये देखकर विवेक उसे चिढ़ाते हुए कहता है, किसके ख्यालों में खोई हो? युवराज सर के। विवेक की बात सुनकर निशा चौंक जाती है। वो चिढ़कर सुहानी से कहती है, तू उस आदमी के ख्यालों में क्यों खोई है? सुहानी हड़बड़ा जाती है। विवेक को भी एहसास होता है कि उसे निशा के सामने ऐसा नहीं कहना चाहिए था। सुहानी बात को संभालते हुए कहती है, निशा तुम्हें याद है जर्नलिस्ट सीमा जी ने हमसे क्या कहा था? सुहानी के कहने पर निशा अपना सर खुजाते हुए अपने दिमाग पर जोर देती है और निशा कहती है, अमम, हाँ याद आया। उन्होंने कहा था कि शिमला के कुछ बड़े लोग हैं जो सृष्टि मर्डर केस को दबाना चाहते हैं। ये सुनकर विवेक लगभग चीखते हुए कहता है, क्या सृष्टि का मर्डर हुआ था? ये सुनते ही सुहानी और निशा उसे धीरे बोलने के लिए इशारा करती है और विवेक चुप हो जाता है।
सुहानी बात को आगे बढ़ाते हुए निशा से कहती है, सीमा जी जब उन लोगों का नाम बता रही थी, उन्होंने एक वर्ड कहा था और तभी उनकी तबीयत खराब हो गई थी। तुम्हें याद है उन्होंने क्या कहा था? सुहानी का सवाल सुनकर निशा फिर से अपने दिमाग पर जोर देती है। कुछ देर याद करने के बाद वो बौखलाहट के साथ कहती है, ओ शिट, कहीं वो पद्मिनी सिंघनिया तो नहीं कहना चाह रही थी। सुहानी निशा की आंखों में देखते हुए कहती है, हो सकता है। सुहानी की बात सुनकर विवेक कहता है, तो तुम ये कहना चाहती हो कि सृष्टि सुसाइड केस को पद्मिनी सिंघनिया दबाना चाहती थी? सुहानी अपना सर हिला देती है। विवेक बौखलाहट के साथ आगे कहता है, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? निशा कुछ सोचते हुए कहती है, अब तो इस पजल को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है। सुहानी और विवेक उसे सवालिया नजरों से देखने लगते हैं। निशा अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर कहती है, सब कुछ उस विशिंग वेल से जुड़ा हुआ है। ये पता लगाने के लिए आज रात हमें विशिंग वेल के पास जाना चाहिए। निशा की ये बात सुनकर सुहानी और विवेक हक्के बक्के रह जाते हैं और आंखें फाड़कर उसे देखने लगते हैं। डर से विवेक के माथे पर पसीना आ गया था। विवेक हंकलाते हुए कहता है, तुम पागल हो गई हो क्या? खुद तो मरना चाहती ही हो और हमें भी मारना चाहती हो। तुम्हें पता है ना, रात में जो कोई भी उस रास्ते से जाता है वो जिंदा नहीं बचता। निशा कहती है, सुहानी तो जिंदा बच गई थी ना, इसका मतलब वहाँ सभी नहीं मरते हैं। विवेक परेशान होकर सुहानी को देखता है और कहता है, सुहानी, ये लड़की पागल हो गई है, चलो यहाँ से चलते हैं। सुहानी कुछ देर खामोश रहती है और फिर एक गहरी सांस लेकर कहती है, मुझे लगता है हमें ये चांस लेना चाहिए। सुहानी की बात सुनकर निशा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन विवेक खुद से कहता है, विवेक तू भाग यहाँ से, वरना दोनों पागल औरतें तुझे मरवा देंगी। विवेक की हालत देखकर निशा उससे कहती है, तुम चलो या ना चलो, मैं और सुहानी आज रात 10 बजे उस विशिंग वेल के पास जा रहे हैं। हमें इन्वेस्टिगेशन करना है। ये कहकर निशा सुहानी का हाथ पकड़ती है और कैंटीन से बाहर चली जाती है। विवेक वहाँ अपना सर पकड़कर बैठा रह जाता है। शाम हो चुकी थी, ज्यादातर स्टूडेंट्स कॉलेज से जा चुके थे, इसलिए कॉलेज अब लगभग खाली हो गया था। सुहानी भी अपना काम खत्म करके कॉलेज हॉल से गुजर रही थी। चलते हुए सुहानी एक स्टोर रूम के दरवाजे के पास से गुजरती है, तभी अचानक से स्टोर रूम का दरवाजा खुलता है। रूम के अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है और सुहानी को अंदर खींच लेता है। सुहानी घबराकर चीख पड़ती है, तभी एक हाथ उसके मुंह को बंद कर देता है। स्टोर रूम में बिल्कुल अंधेरा था। सुहानी को किसी ने दीवार से सिमटा दिया था और अपने एक हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया था। सुहानी उसकी पकड़ में छटपटा रही थी और खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। तभी उसके चेहरे के सामने एक लाइटर जलती है और वहाँ कुछ रोशनी आ जाती है। उस रोशनी में सुहानी को अपने सामने खड़े शख्स का चेहरा दिखता है और वो शॉक रह जाती है। सुहानी के सामने युवराज था, जो उसे नाराजगी के साथ देख रहा था। सुहानी डरते हुए कहती है, युवराज सर, आप? युवराज सुहानी की आंखों में देखते हुए कहता है, बेवजह अनजानी चीजों को छेड़ना बंद करो, वरना इसकी वो कीमत चुकानी पड़ेगी जो तुम सोच भी नहीं सकती। युवराज के मुंह से ये सुनकर सुहानी और भी ज्यादा हैरान रह जाती है। कुछ दिनों पहले पद्मिनी सिंघनिया ने भी सुहानी से यही कहा था। अपनी बात पूरी करके युवराज सुहानी के मुंह से अपना हाथ हटाकर कुछ कदम पीछे हो जाता है। सुहानी युवराज के इस बर्ताव से डर गई थी, वो फौरन वहां से भाग जाती है। सुहानी के जाने के बाद युवराज कहता है, जिस रास्ते पर तुम चल रही हो वो तुम्हें मौत के अलावा और कहीं लेकर नहीं जाएगा। मैं हर बार तुम्हें उससे नहीं बचा सकता। रात के 9:30 बजे थे। पूरे शहर में खामोशी छाई हुई थी। पिछले कुछ दिनों से हुई घटनाओं ने लोगों को डरा दिया था। शहर अब लोग ज्यादा देर तक नहीं जागते थे। रात में शहर की सड़कें सुनसान रहती थी। वो बाहर निकलता उसकी मौत तय थी। इसी बीच निशा और सुहानी वार्डन से छुपते हुए दबे पांव हॉस्टल से बाहर निकलते हैं। हॉस्टल के बाहर का नजारा तो और भी भयानक था। चारों तरफ अंधेरा था। रोशनी के नाम पर पेड़ों पर चमकते हुए जुगनू ही दिख रहे थे। आसपास कोई इंसान तो दूर एक जानवर भी नहीं था। इस अंधेरे और सन्नाटे में उल्लू की आवाज माहौल को और भी भयानक बना रही थी। पुराना रोड तो दूर, निशा और सुहानी की एक कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो दोनों हॉस्टल के गेट से पास खड़े घबराए हुए वहां का नजारा देख रहे थे। तभी एक धीमी सी आवाज निशा और सुहानी के कानों पर पड़ती है, जो ठीक उनके पीछे से आ रही थी। तो चले विशिंग वेल की तरफ। ये आवाज सुनते ही उन दोनों के दिलों की धड़कन जैसे रुक सी जाती है। डर से उनके हाथ पैर फूल जाते हैं और मुंह से आवाज नहीं निकलाती।
उनके पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं होती। कुछ सेकंड्स के बाद सुहानी हिम्मत करके पीछे मुड़ती है और चौंकते हुए कहती है, विवेक तुम। विवेक डर के साथ मुस्कुराते हुए दोनों के पीछे खड़ा था। उसे देखकर निशा और सुहानी के जान में जान आती है। विवेक को देखकर निशा उस पर बरसते हुए कहती है, यू इडियट, क्या तुम हमें हार्ट अटैक से मारना चाहते हो? विवेक शर्मिंदगी के साथ बस मुस्कुरा देता है। निशा आगे कहती है, वैसे तुम तो यहाँ मरने के लिए नहीं आने वाले थे ना, तो क्यों आ गए? विवेक शर्मिंदगी के साथ कहता है, अगर तुम लड़कियाँ इतनी हिम्मत दिखा सकती हो तो मैं तो एक लड़का हूँ ना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। निशा विवेक को ताना मारते हुए कहती है, अच्छा लड़के हो, चलो देखते हैं कितनी हिम्मत दिखा पाते हो। इसके बाद वो तीनों हिम्मत करके पुराने रोड की तरफ चल पड़ते हैं। सुहानी, निशा और विवेक सुनसान रास्ते पर चल रहे थे। रात के इस सन्नाटे में उनके कदमों की आहट भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। हवा के हल्के से झोंके से एक पत्ती के हिलने की आवाज तक किसी को भी डराने के लिए काफी थी। विवेक डरते हुए धीमी आवाज में कहता है, हम अभी भी वापस जा सकते हैं। शट अप विवेक, चुपचाप चलते रहो, निशा का जवाब आता है। कुछ देर चलने के बाद तीनों विशिंग वेल के पास पहुंच जाते हैं। विशिंग वेल पुराने रोड से कुछ ही दूरी पर जंगल के अंदर था। उस साय के डर से रात को शिमला के लोग विशिंग वेल तो दूर, उस पुराने रोड के आसपास भी नहीं आते थे। विशिंग वेल सालों पुराना एक कुआं था, जिसकी रेलिंग बड़े बड़े पुराने पत्थरों से बनी थी। उसकी गहराई के बारे में आज तक कोई भी पता नहीं कर पाया था। जो भी उसके पास जाता था वो कभी जिंदा लौटकर नहीं आता था। विशिंग वेल के पास पहुंचते ही उन तीनों की हालत डर से खराब हो जाती है। निशा उस कुएं को देखते हुए कहती है, यार यहाँ आ तो गए, लेकिन आगे का क्या प्लान है? सुहानी घबराहट और हैरानी के साथ निशा से कहती है, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? मुझे लगा तुम्हारे पास कोई प्लान होगा। निशा जवाब देती है, मैंने प्लान के बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं। उन दोनों की बातें सुनकर विवेक चिढ़ते हुए कहता है, जब तुम दोनों के पास कोई प्लान ही नहीं था तो क्या हम यहाँ उस साय का दिन बनने आए हैं? सुहानी और निशा खामोश रहते हैं। उन दोनों के पास कोई जवाब नहीं था। वो तीनों हिम्मत करके धीरे धीरे उस विशिंग वेल के और करीब जाते हैं और उसको चारों तरफ से देखने लगते हैं। उन तीनों के हाथ में उनका मोबाइल था, जिसकी फ्लैश लाइट की मदद से वो आसपास देख पा रहे थे। उस कुएं के चक्कर लगाते हुए विवेक का एक हाथ विशिंग वेल की रेलिंग पर पड़ता है। वो डरकर चीख पड़ता है और अपना हाथ फौरन हटा लेता है। विवेक के चीखने से सुहानी और निशा की भी चीख निकल जाती है। वो दोनों विवेक को देखती है, जो सही सलामत खड़ा था। सुहानी विवेक से कहती है, क्या हुआ? विवेक जवाब देता है, कुछ नहीं, मैंने बस इसे छू लिया था और डर गया। ये सुनकर निशा को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, तुम्हें यहाँ लेकर ही नहीं आना चाहिए था, तुम तो ऐसे डरकर हमें ही मरवा दोगे। विवेक अपनी सफाई देता है, मैं क्या करूं? मैं बस, इतना कहकर विवेक खामोश हो जाता है और उसके चेहरे का डर और बढ़ जाता है। अचानक से वहाँ का मौसम बिल्कुल सर्द हो गया था और उन तीनों को अपने पीछे से किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो आवाज सुनकर तीनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो तीनों मुड़कर पीछे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। निशा हनकलाते हुए कहती है, ये किसकी आवाज है? विवेक लगभग रोते हुए कहता है, मैंने कहा था हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी उन तीनों को अपने पीछे से एक भयानक आवाज सुनाई देती है, आज शिकार खुद शिकारी के पास चलकर आया है। सुहानी, निशा और विवेक के हाथ पांव फूल जाते हैं। वो तीनों बिना पीछे मुड़े तिरछी नजर से पीछे देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा था। उन तीनों के ठीक पीछे वही साया था। जब वो तीनों पीछे नहीं मुड़ते तो वो साया हवा में उड़ता हुआ धीरे धीरे उन तीनों के सामने आने लगता है। साये के सामने आने पर वो हिम्मत करके धीरे धीरे अपनी नजरें ऊपर उठाते हैं। उन्हें सामने घना काला धुंध दिखाई देता है, जिसने एक बड़े से इंसान का आकार लिया हुआ था। उसे देखकर किसी को भी ये समझने में देर नहीं लगती कि पुराने रोड पर उस साये की कहानी सच है और इस वक्त वो साया उनके ठीक सामने है। उस साये को देखते ही निशा, विवेक और सुहानी एक साथ चीख पड़ते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। वो भागने के लिए जैसे ही अपना पैर उठाते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उनके पैर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। उनके पैर जमीन से चिपक गए थे। अगले ही पल वो साये का हाथ सुहानी का गला पकड़कर उसे हवा में कुछ फीट ऊपर उठा लेता है। ये देखकर निशा और विवेक जोर से चीख पड़ते हैं। सुहानी अपना हाथ पैर मारकर छूटने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। निशा और विवेक जमीन से चिपके हुए थे और चाहकर भी सुहानी की कोई मदद नहीं कर पा रहे थे।
सुहानी साय की पकड़ में हवा में छटपटा रही थी और अब उसका दम घुटने लगा था। सुहानी की हालत देखकर निशा और विवेक बुरी तरह घबरा जाते हैं। वो देख रहे थे कि सुहानी की सांसें थम रही थी। साय की पकड़ में सुहानी के मन में बसी उम्मीद थी युवराज। वो सोच रही थी कि शायद हमेशा की तरह युवराज आएगा और उसे बचा लेगा, लेकिन आज युवराज वहाँ नहीं था। सुहानी की ऐसी हालत देखकर विवेक को कुछ याद आता है और उसका चेहरा सीरियस हो जाता है। विवेक अपने शर्ट के अंदर से एक लॉकेट निकालकर उसे देखने लगता है। वो एक गहरी सांस लेता है और उस लॉकेट निकालकर साय की तरफ फेंक देता है। वो लॉकेट जैसे ही उस साय को लगता है, अचानक से सुहानी नीचे गिर जाती है। मानो उस लॉकेट ने साय की पकड़ को कमजोर कर दिया हो और सुहानी उसके हाथों से छूट गई हो। निशा और विवेक के पैर जो रोड से चिपक गए थे, अब आजाद हो जाते हैं। वो तुरंत ही भागकर सुहानी के पास जाते हैं। सुहानी अभी भी होश में थी और वो जोर शोर से सांसें ले रही थी। विवेक और निशा सुहानी की उठने में मदद करते हैं और तीनों बिना देर किए वहां से भागने लगते हैं। उन्हें एहसास हो रहा था कि वो साया भी उन तीनों के पीछे पीछे आ रहा है। कुछ देर भागने पर सुहानी को ऐसा लगता है जैसे वो साया उनसे दूर होता जा रहा है। सुहानी को अब उस नेगेटिव एनर्जी का एहसास नहीं हो रहा था जो उस साय के आसपास होने से होती थी। कुछ दूर और भागने पर सुहानी को एक बहुत पावरफुल एनर्जी का एहसास होता है और वो अपने आसपास देखने लगती है। दौड़ते हुए सुहानी कहती है, मुझे लगता है कि यहाँ कोई और भी है। निशा इरिटेट होकर कहती है, अरे वो साया ही कम है क्या जो अब कोई और भी आ गया। सुहानी कहती है, मेरा मतलब उनसे है। ये कहकर सुहानी के कदम रुक जाते हैं और सामने देखती है। सुहानी के रुकने पर निशा और विवेक भी रुक जाते हैं और वो भी उसी तरफ देखते हैं जहाँ सुहानी देख रही थी। एक शख्स पहाड़ी के किनारे पत्थर पर ध्यान मुद्रा में बैठे थे। उनके बाल और दाढ़ी लंबे थे जो सफेद हो चुके थे। कपड़े के नाम पर उन्होंने सिर्फ एक सफेद धोती पहनी हुई थी। शिमला की इस ठंड में पता नहीं कैसे उन्हें गर्म कपड़े की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। साथ उनके चेहरे पर दिव्य तेज था। दिखने में वे कोई तेजस्वी साधु लग रहे थे। सुहानी, निशा और विवेक चलकर उनके पास जाते हैं। वो शख्स अपनी आंखें खोलते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, डरो मत, अब तुम लोग उस साए से सुरक्षित हो। उनकी बात सुनते ही वो तीनों हैरान रह जाते हैं। विवेक हैरानी से उन्हें देखते हुए कहता है, आपको कैसे पता कि हमारे पीछे एक साया था। वो शख्स विवेक की बात का कोई जवाब नहीं देते, बस मुस्कुरा देते हैं। विवेक कंफ्यूज होकर सुहानी और निशा की तरफ देखता है। उन तीनों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उनके सामने बैठे हुए वो व्यक्ति कौन है। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद सुहानी उनसे से कहती है, बाबा, क्या आप हमें बता सकते हैं जो चीज हमारे पीछे थी वो क्या है। बाबा शांत भाव से कहते हैं, वो एक अतृप्त आत्मा है। अतृप्त आत्मा, निशा कंफ्यूज होकर कहती है। बाबा उन्हें समझाते हैं, हाँ, अतृप्त आत्मा, मृत्यु के बाद आत्माएं मुक्त हो जाती है, लेकिन कुछ आत्माएं जिनका कर्म और कर्मफल शेष रहता है, वो इसी धरती पर किसी न किसी रूप में भटकती रहती है। ये उन्हीं में से एक आत्मा है। सुहानी आगे कहती है, लेकिन बाबा वो साया लोगों को क्यों मार रहा है। बाबा सहजता से कहते हैं, क्योंकि इससे उसे शक्ति मिलती है। सुहानी बौखलाहट के साथ कहती है, लेकिन बाबा अगर इसे रोका नहीं गया तो ये ना जाने और कितने लोगों को मार देगा। कल रात ही इसने हमारे कॉलेज के एक लड़के को भी मार दिया। सुहानी की बातें सुनकर बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुझे पता है, ये बहुत शक्तिशाली आत्मा है और अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए ये मासूम लोगों की जान लेती है। विवेक फौरन बोल पड़ता है, बाबा क्या आप विशिंग वेल के बारे में जानते हैं। विवेक का सवाल सुनकर बाबा के चेहरे की वो मुस्कान फीकी पड़ जाती है और वो अपना सर हिला देते हैं। सुहानी, निशा और विवेक उत्सुकता से बाबा के जवाब का इंतजार करने लगते हैं। सुहानी, निशा और विवेक बाबा को उत्सुकता से देख रहे थे। बाबा आगे कहते हैं, उस कुएं को लोगों ने विशिंग वेल का नाम दे दिया है, लेकिन वास्तव में वो एक श्रापित कुआं है जो तुम्हारी इच्छा पूरी करने का लोभ देकर तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेता है। बाबा की बातें सुनकर निशा, सुहानी और विवेक समझ जाते हैं कि बाबा उस साए और विशिंग वेल के बारे में काफी कुछ जानते हैं। सुहानी आगे कहती है, बाबा क्या आप हमें उस विशिंग वेल मतलब उस श्रापित कुएं के बारे में पूरी बात बता सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। बाबा अपनी बात शुरू करते हैं, आज से 200 साल पहले की बात है। यहाँ एक शक्तिशाली आत्मा जागृत हो गई थी और उसने लोगों की मारना शुरू कर दिया था। उस समय देश में अंग्रेजों का शासन था। जब अंग्रेज भी इन मौतों को रोक नहीं पाए तो वो गौव के कुछ लोगों के साथ मिलकर मेरे गुरुदेव के पास हिमालय आए थे।
गांव के लोगों ने मेरे गुरुदेव से प्रार्थना की कि वो इस आत्मा को अपने वश में करे। मेरे गुरुदेव ने अपनी शक्ति से उस आत्मा को शहर के उस कुएं में कैद कर लिया और यहाँ के लोगों को उस आत्मा के विनाश से बचा लिया था। बाबा की बात खत्म होते ही निशा उत्सुकता से कहती है, फिर वो आत्मा मुक्त कैसे हो गई? बाबा जवाब देते हैं, मैंने सुना है कुछ सालों पहले किसी ने एक क्रिया के द्वारा उसे मुक्त कर दिया। सुहानी आगे कहती है, बाबा क्या आप उस आत्मा को फिर से कैद नहीं कर सकते? बाबा शांत भाव से जवाब देते हैं, मैं उसे कैद करने में सक्षम हूँ, लेकिन प्रकृति में ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें सुलझाना मेरा काम नहीं है। भगवान ने निश्चित ही इसका भी कोई उपाय सोचा होगा, लेकिन वो उपाय मैं नहीं हूँ। बाबा की बात सुनकर निशा झट से कहती है, बाबा उस आत्मा को कैसे मारा जा सकता है? बाबा कहते हैं, आत्मा को मारा नहीं जा सकता, उसे केवल मुक्त किया जा सकता है। कुछ देर रुककर बाबा आगे कहते हैं, मैं तुम्हें उस आत्मा को कैद करने का मार्ग बता सकता हूँ। ये सुनकर सब उत्सुकता से बाबा को देखने लगते हैं। बाबा कहते हैं, उस आत्मा को शक्ति एक श्रापित मनुष्य से मिलती है, केवल वही मनुष्य उस आत्मा को कैद या मुक्त कर सकता है। सुहानी को बाबा की कही बहुत सी बातें समझ नहीं आ रही थी। वो कंफ्यूज होकर कहती है, लेकिन बाबा हम उस श्रापित इंसान को कैसे ढूंढेंगे और क्या वो उस आत्मा को मुक्त करेगा? बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये संसार ऐसे हजारों रहस्यों से भरा हुआ है, कुछ सवालों का जवाब मनुष्य को स्वयं ही ढूंढना होता है। बाबा उस पत्थर से उठते हुए कहते हैं, अब मेरे जाने का समय हो गया है। बाबा उन तीनों के माथे पर विभूति लगाते हुए कहते हैं, ये विभूति जब तक तुम्हारे माथे पर है तब तक कोई बुरा साया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कहकर बाबा हिमालय की पहाड़ी की तरफ बढ़ जाते हैं। सुहानी, निशा और विवेक बाबा को जाते हुए देखते रह जाते हैं। उन्हें जाते देखकर विवेक कहता है, यार ये बाबा तो बड़े पावरफुल है, उनसे थोड़ी सी और विभूति मांग लेनी चाहिए थी। निशा भी बाबा को देखते हुए कहती है, क्यों? विवेक उसे ताना मारते हुए कहता है, ताकि फिर कभी तुम दोनों पर इन्वेस्टिगेशन का भूत चढ़े तब हम विभूति लगा कर आएं। कम से कम हमारी जान तो बचेगी, वरना आज तुम दोनों ने हमें उस साय का दिना बना दिया था। अगर बाबा नहीं आते तो पद्मिनी अगले 3 दिन तक कॉलेज आ जाती। 3 दिनों तक कैसे आती? सुहानी विवेक से कहती है। विवेक काफी स्मार्टली जवाब देता है, जब एक आदमी मरता है तो पद्मिनी अगले 1 दिन ही आती है। अगर 3 लोग मरते तो 3 दिन आती ना। निशा विवेक से इरिटेट होकर कहती है, सुहानी इसकी बात मत सुन, उस साय को देखकर इसका दिमाग खराब हो गया है, कुछ भी बोल रहा है। रोड पर चलते हुए विवेक कहता है, मैं तो कई दिनों तक नहाने वाला ही नहीं हूँ, ये विभूति मेरे माथे से नहीं मिटनी चाहिए। निशा विवेक को ताना मारते हुए कहती है, हाँ वैसे भी कौन सा तू रोज नहाता है। इसी तरह बातें करते हुए वो तीनों अपने अपने हॉस्टल पहुंच जाते हैं और इस बार वो साया उन्हें रास्ते में नहीं मिलता। अगली सुबह कॉलेज के गार्डन में सुहानी, निशा और विवेक बैठे बातें कर रहे थे। शिमला की ठंड में सूरज की पहली किरण का मजा ही कुछ और था। वो तीनों इस वक्त वही एंजॉय कर रहे थे। जब हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों पर सूरज की किरणें जब पड़ रही थी तो हिमालय की सफेद पहाड़ियाँ सुनहरी दिखाई दे रही थी। निशा अपने दोस्तों से कहती है, यकीन ही नहीं होता, उस साय के बारे में जो कहानियां हम बचपन से सुनते आ रहे थे वो बिल्कुल सच है। और इतना ही नहीं, कल उस साय से हमारा सामना हुआ था और हम बच भी गए। मुझे तो ये सब फालतू कहानी लगती थी, पर ये तो सच निकला। सुहानी सीरियस होकर कहती है, भगवान का शुक्र है कि कल रात बाबा वहीं थे, वरना हम तीनों आज की सुबह देख ही नहीं पाते। विवेक इस वक्त किसी सोच में डूबा हुआ था। निशा विवेक के कंधे पर हाथ रखकर उसे हिलाते हुए कहती है, विवेक तुम कहाँ खोए हुए हो? विवेक काफी सीरियस होकर कहता है, मैं वो बात सोच रहा हूँ जो बात तुम दोनों के दिमाग में दूर दूर तक भी नहीं आई है। निशा और सुहानी उत्सुकता से उसकी तरफ देखने लगती है। विवेक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि वो साया भूत है या भूतनी। विवेक की ये बात सुनकर निशा और सुहानी के चेहरे पर जो सस्पेंस था वो चला जाता है। निशा चिढ़कर विवेक से कहती है, क्या बकवास कर रहे हो? विवेक इस बार हल्की मुस्कुराहट के साथ कहता है, वो साया जितने गुस्से में था ना, उसे देखकर लगता है पक्का वो भूतनी ही होगी। आदमी कहाँ इतना गुस्सा करते हैं। विवेक के ऐसा कहने पर वो तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। निशा विवेक को चिढ़ाते हुए कहती है, अभी तो तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है, कल रात उस साय के सामने ये हंसी कहाँ चली गई थी? निशा सुहानी को देखकर आगे कहती है, सुहानी तूने देखा ना, कल रात डर से इसका चेहरा देखने लायक हो गया था। विवेक निशा की बात को काटते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी।
शायद तुम ये भूल रही हो, कल सुहानी को उस साए से मैंने ही बचाया था। विवेक के ये ऐसा कहते ही सुहानी कुछ याद करते हुए कहती है, वैसे विवेक, तुमने उस साए पर क्या फेंका था जिससे कि उसकी पकड़ मुझ पर छूट गई? विवेक उदास होकर कहता है, वो मेरी मम्मी का लॉकेट था। निशा भी अब सीरियस हो जाती है और विवेक के कंधे पर अपना हाथ रख देती है। ये देखकर सुहानी कहती है, क्या हुआ, तुम दोनों उदास क्यों हो गए? निशा सुहानी से कहती है, वो विवेक के मॉम डैड इस दुनिया में नहीं है। सुहानी भी उदास होकर विवेक से कहती है, आई एम सॉरी विवेक, मेरी वजह से तुम्हारी मॉम का वो लॉकेट। विवेक थोड़ा रिलैक्स होकर कहता है, अरे कोई बात नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि हम तीनों उस साए का सामना करने के बाद भी जिंदा हैं। विवेक की बात से निशा और सुहानी सहमत होकर अपना सर हाँ में हिला देते हैं। कॉलेज शुरू हुए 5 महीने हो गए थे। दिसंबर का सर्द महीना चल रहा था। इस महीने में शिमला में स्नोफॉल होती है। इस हरे भरे शहर में बर्फ की सफेद चादर फैल गई थी, जिससे ये शहर और भी खूबसूरत दिख रहा था। सेंट थॉमस कॉलेज में हर साल दिसंबर महीने में स्टूडेंट्स को कॉलेज ट्रिप के लिए ले जाया जाता था। हर साल की तरह इस साल भी स्टूडेंट्स ट्रिप के लिए जाने वाले थे। सुहानी, विवेक और निशा भी बाकी के स्टूडेंट्स की तरह इस ट्रिप पर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। वो तीनों कॉलेज के गार्डन में बैठे थे। विवेक उन दोनों से कहता है, तुम दोनों ने अपनी पैकिंग कर ली? निशा जवाब देती है, वो तो मैंने 1 हफ्ते पहले ही कर ली थी। क्यों सुहानी? निशा सुहानी को देखती है जो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। निशा उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो? सुहानी कहती है, 5 महीने हो गए हैं और हम अब तक उस श्रापित इंसान के बारे में पता नहीं कर पाए हैं। हम तो अब तक पद्मिनी पर ही अटके हैं। विवेक छत से कहता है, उससे आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं है, वही होगी वो श्रापित औरत, और कोई इतना क्वालिफाइड लगता है क्या यहाँ? निशा सीरियस होकर कहती है, यार हमने कितनी कोशिश तो कर ली, उस विशिंग वेल की हिस्ट्री ढूंढ ली, शिमला के लगभग हर बुरे इंसान से बात कर ली, मैंने तो उस खूसट आर्कियोलॉजिस्ट को भी पूरे 5 घंटे झेला है, लेकिन हमें कुछ भी पता नहीं चला। अब इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? विवेक कहता है, अभी इसे छोड़ देते हैं, कल हम ट्रिप पर जा रहे हैं, वहाँ से वापस आने के बाद हम फिर से अपनी रिसर्च स्टार्ट कर देंगे। सुहानी मायूस होकर अपना सर हिला देती है। अगली सुबह फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स अपनी ट्रिप के लिए मनाली निकल जाते हैं। सुबह का वक्त था, चारों तरफ कोहरा फैला हुआ था। ड्राइवर बहुत कम स्पीड में और केयरफुली बस चला रहा था। बस पहाड़ी और खाई के किनारे चल रही थी। हरियाली से भरा वहाँ का नज़ारा जितना खूबसूरत था उतना ही भयानक भी था। तभी कुछ स्टूडेंट्स ड्राइवर से कहकर बस रुकवा देते हैं। वो इस खूबसूरत नज़ारे की तस्वीरें लेना चाहते थे। बस ड्राइवर को ना चाहते हुए भी बस रोकना पड़ता है और सभी स्टूडेंट्स बस से नीचे उतर जाते हैं। सुहानी भी अपने हाथों में कैमरा लिए हुए बस से बाहर आती है और बस के पीछे जाकर फोटोज क्लिक करने लगती है। कुछ देर बाहर रहने के बाद सभी स्टूडेंट्स वापस से बस के अंदर आ जाते हैं, सिवाय सुहानी के। वो अब भी बस से थोड़ी दूर उन वादियों की फोटोज क्लिक कर रही थी। अपनी सीट पर आकर निशा आसपास देखती है तो उसे सुहानी दिखती। निशा सामने बैठे विवेक से कहती है, विवेक, सुहानी अभी बस में नहीं चढ़ी है। विवेक कहता है, मैं उसे लेकर आता हूँ। विवेक बस से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ता है। तभी बस में हलचल होने लगती है और विवेक के कदम लड़खड़ा जाते हैं। उस हलचल से बस में बैठे सभी के चेहरे पर परेशानी की लकीरें आ जाती है। वही सुहानी को भी जमीन कांपती हुई महसूस होती है। वो समझ जाती है कि वहाँ भूकंप आया है। वो फौरन बस की तरफ देखती है। सुहानी बस की तरफ बढ़ने ही वाली होती है, तभी एक बड़ा सा चट्टान पहाड़ी से नीचे आता है। वो चट्टान बस और सुहानी के बीच से होता हुआ खाई में गिर जाता है। ये देखकर सुहानी डर जाती है। इसके साथ ही पहाड़ी से पत्थरों का गिरना शुरू हो जाता है। निशा और विवेक सुहानी को लाने के लिए बस के दरवाजे की तरफ भागते, लेकिन ड्राइवर बस को आगे बढ़ा देता है। उसके पास ऐसा करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो एक स्टूडेंट की वजह से सारे स्टूडेंट्स की जान खतरे में नहीं डाल सकता था। अब सुहानी उस सड़क पर अकेली थी और सड़क से लगी पहाड़ी से बड़े बड़े चट्टान नीचे आ रहे थे। सुहानी बुरी तरह से घबरा गई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और वो ऊपर देखती है। पहाड़ी से एक बड़ा सा पत्थर सुहानी की तरफ तेजी से आ रहा था। वो पत्थर इतना बड़ा था कि आसानी से सुहानी को कुचलते हुए आगे निकल सकता था। वो पत्थर आगे बढ़ते हुए सुहानी के नजदीक आ जाता है। सुहानी को अब यकीन हो गया था कि वो अब जिंदा नहीं बचने वाली है।
डरकर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी कोई सुहानी की कमर को पकड़कर खींच लेता है और उस पत्थर के आगे बढ़ने की आवाज आनी बंद हो जाती है। कुछ देर तक जब सुहानी को कोई चोट नहीं लगती तो वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है और सामने देखकर हैरान रह जाती है। इस वक्त वो युवराज की बाहों में थी। वो पत्थर सुहानी के बिल्कुल करीब था और युवराज ने पत्थर पर हाथ रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे युवराज ने अपने एक हाथ से उस पत्थर को रोक दिया हो। सुहानी आंखें फाड़कर युवराज को देखती है और कहती है, युवराज सर। युवराज सुहानी का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हुए कहता है, चलो मेरे साथ। सुहानी कोई सवाल नहीं करती और युवराज के पीछे जाने लगती है। वो देखती है कि कुछ दूर युवराज की कार खड़ी थी और युवराज उसी तरफ बढ़ रहा था। लेकिन तभी पहाड़ी से एक और चट्टान नीचे आती है और युवराज की कार को कुचलते हुए खाई में गिर जाती है। ये देखकर युवराज और सुहानी शॉक रह जाते हैं। युवराज बिना देरी किए अपना रास्ता बदल लेता है और पहाड़ी के किनारे जंगल में चला जाता है। लैंडस्लाइड के समय युवराज का ध्यान सिर्फ सुहानी को बचाने पर था। उसे एहसास नहीं हुआ कि सुहानी को बचाते हुए वो दोनों जंगल में आ चुके हैं। वो दोनों लैंडस्लाइड और भूकंप से तो बच जाते हैं, लेकिन उससे बचते हुए हिमालय के घने और खतरनाक जंगल में खो जाते हैं। युवराज अभी भी सुहानी का हाथ थामे जंगल में चल रहा था, लेकिन सुहानी के मन में अभी एक ही सवाल चल रहा था जो उसे बहुत परेशान कर रहा था। जब उससे रहा नहीं जाता तो वो युवराज से सवाल कर ही लेती है, युवराज सर, आपने उस पत्थर को कैसे रोका? युवराज सुहानी के इस सवाल के लिए पहले से तैयार था। वो जवाब देता है, मैंने उस पत्थर को नहीं रोका। वो पत्थर नीचे रखे एक और पत्थर से टकराकर रुक गया। उसी वक्त मैंने अपना हाथ आगे किया था तो तुम्हें लगा जैसे उस चट्टान को मैंने रोका। सुहानी को युवराज के बातों में सही लगती है। वैसे भी इस बात पर कौन भरोसा कर सकता था कि एक इंसान अपने एक हाथ इतने बड़े चट्टान को रोक सकता है। सुहानी आगे कोई सवाल नहीं करती। रात हो गई थी। युवराज और सुहानी अभी भी जंगल में ही भटक रहे थे। ना तो उन्हें जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल रहा था और ना ही उस पहाड़ी इलाके में फोन में नेटवर्क आ रहा है। कई घंटे तक लगातार चलने के बाद भी जंगल खत्म होने का नाम भी नहीं ले रहा था। दिन भर चलते हुए सुहानी अब बिल्कुल थक चुकी थी, लेकिन युवराज के साथ ऐसा नहीं था। वो उसी फुर्ती के साथ अभी भी सुहानी का हाथ थामे चल रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें रोशनी दिखती है। सुहानी अपनी उंगली पॉइंट करके युवराज से कहती है, युवराज सर, वो देखिए वहाँ से लाइट आ रही है। युवराज उस तरफ देखते हुए कहता है, लगता है ये कोई गांव है। सुहानी भी युवराज की बात से सहमत होकर कहती है, हाँ सर, मुझे भी ऐसा ही लगता है। शायद हमें वहाँ रुकने के लिए कोई जगह मिल जाए। युवराज अभी बिल्कुल थका हुआ नहीं लग रहा था, लेकिन सुहानी की हालत ठीक नहीं थी। सुहानी की सेफ्टी के लिए युवराज उस गांव की तरफ बढ़ जाता है। वो गांव बिल्कुल सुनसान था। वहाँ सारे घर कच्ची मिट्टी के बने हुए थे, लेकिन घर के बाहर कोई इंसान नहीं दिख रहा था। ये देखकर सुहानी युवराज से कहती है, शायद यहाँ के लोग जल्दी सो जाते हैं। युवराज इस बात का कोई जवाब नहीं देता और बस उन घरों को ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ते जाता है। कुछ दूर चलने के बाद युवराज एक घर के बाहर रुकता है और दरवाजा खटखटाता है। कुछ ही पलों में उस घर का दरवाजा खुलता है और वहाँ से एक बुजुर्ग बाहर निकलते हैं। युवराज उस बुजुर्ग से कहता है, बाबा, हम दोनों जंगल में रास्ता भटक गए हैं और काफी रात हो गई है। क्या हमें रुकने के लिए कोई जगह मिलेगी? वो बुजुर्ग उन दोनों को बड़े गौर से देखते हुए कहते हैं, क्या तुम दोनों पति पत्नी हो? बाबा की बात सुनकर सुहानी को हंसी आ जाती है। वो बाबा को ना में जवाब देने ही वाली होती है, तभी युवराज कहता है, हाँ, ये मेरी पत्नी है। युवराज के इस जवाब पर सुहानी चौंक जाती है और हैरानी से युवराज को देखने लगती है। युवराज अभी भी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बाबा को ही देख रहा था। बाबा कहते हैं, ठीक है, तुम दोनों अंदर आ जाओ। बाबा का घर भी मिट्टी का बना हुआ था, जिसके ऊपर छप्पर था। अंदर आकर युवराज और सुहानी देखते हैं कि वहाँ एक बूढ़ी औरत भी थी। बाबा उस औरत की तरफ इशारा करके कहते हैं, ये मेरी पत्नी है। बाबा की पत्नी युवराज और सुहानी को ऊपर से नीचे देखती है और कहती है, कौन है ये दोनों? बाबा जवाब देते हैं, ये पति पत्नी हैं। रास्ता भटक गए हैं, इन्हें रात रुकने के लिए कोई जगह चाहिए थी, तो मैंने अंदर बुला लिया। बाबा की पत्नी कहती है, अच्छा किया। वो युवराज और सुहानी की तरफ देखते हुए कहती है, आओ बेटा, अंदर आ जाओ। इतनी रात को ऐसे बाहर घूमना ठीक नहीं है, बाहर बहुत खतरा है। सुहानी और युवराज हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं।
वो दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि कोई बिना किसी को जाने पहचाने उसकी इतनी मदद कैसे कर सकता है। बाबा की पत्नी युवराज और सुहानी को कुछ खाने के लिए देती है और वो खाना खाने लगते हैं। बाबा उन दोनों से कहते हैं, बेटा तुम दोनों कौन हो और कहाँ से आए हो? बाबा के सवाल पर युवराज कुछ कह पाता इससे पहले सुहानी कहती है, बाबा इनका नाम युवराज दीवान है और मैं सुहान। सुहानी अपना सरनेम कहते कहते रुक जाती है। वो आगे कहती है, हम दोनों शिमला से आए हैं। सुहानी के मुंह से शिमला का नाम सुनकर बाबा चौंक जाते हैं और कहते हैं, तुम लोग शिमला से आए हो? सुहानी कहती है, हाँ बाबा, लेकिन आप इतना हैरान क्यों लग रहे हो? बाबा क्यूरियस होकर सुहानी से कहते हैं, क्या वहाँ वो कुएं वाली आत्मा अभी भी रहती है? बाबा ऐसा कहते ही युवराज और सुहानी खाते खाते रुक जाते हैं और हैरानी से उन्हें देखने लगते हैं। सुहानी बाबा से कहती है, बाबा आप उस साई के बारे में कैसे जानते हैं? बाबा कहते हैं, मैंने बचपन से उसकी कहानियाँ सुनी है। मेरे परदादा पहले शिमला में ही रहते थे। सुहानी क्यूरियस होकर कहती है, बाबा क्या आप हमें उस श्रापित कुएं और उस आत्मा के बारे में कुछ बता सकते हैं? बाबा सुहानी के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, पूरी बात तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन मेरे दादा से मैंने वो कहानियाँ सुनी है। बाबा की बात सुनकर सुहानी सवालिया नजरों से उन्हें देखने लगती है। युवराज अभी भी खामोशी से अपना खाना खा रहा था। उसे देखकर नहीं लग रहा था जैसे वो इन सब के बारे में कुछ भी जानना चाहता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद भी बाबा के जवाब का इंतजार कर रहा था। बाबा आगे कहते हैं, सालों पहले मेरे परदादा अपने परिवार के साथ शिमला में रहते थे। ये तब की बात है जब यहाँ अंग्रेज राज करते थे और शिमला एक गांव की तरह था। वहाँ सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर वहाँ अचानक से लोगों की मौतें होने लगी। कुछ समय बाद पता चला कि वहाँ एक आत्मा है जो लोगों को मार रही थी। मेरे परदादा उस आत्मा के कहर से अपने परिवार को बचाने के लिए शिमला को छोड़कर यहाँ आ गए। मैंने सुना था कि वहाँ के लोगों ने हिमालय से किसी बहुत बड़े अघोरी को बुलाया था, जिन्होंने उस आत्मा को कैद कर लिया और फिर वहाँ मौतें बंद हो गई। युवराज बाबा की सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा होता है, लेकिन कुछ कह नहीं रहा था। सुहानी आगे कहती है, बाबा क्या आप जानते हैं कि वो आत्मा किसकी है? बाबा इस सवाल का जवाब दे ही रहे होते हैं, तभी उनकी पत्नी बाबा को डांटते हुए कहती है, आप भी ना, इतनी रात को ऐसे भूत प्रेतों की बात कौन करता है? बच्चों को डराइए मत। अपनी पत्नी की डांट सुनकर बाबा चुप हो जाते हैं। सुहानी भी ये सोचकर चुप हो जाती है कि कल वो बाबा से सब कुछ पूछ लेगी। युवराज को भी इस बारे में जानना था, लेकिन वो अपनी क्यूरियोसिटी जाहिर नहीं करता। कुछ देर में सुहानी और युवराज अपना खाना खत्म कर लेते हैं। उन्हें सोने के लिए एक कमरा दिया जाता है। जब युवराज और सुहानी उस कमरे के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वो एक छोटा सा कमरा था और वहाँ उन दोनों के सोने के लिए दो छोटी छोटी खाटें रखी हुई थी। गांव में बिजली नहीं थी, इसलिए उस कमरे में लालटेन रखी हुई थी, जिसकी हल्की रोशनी कमरे में फैली थी। उस कमरे को देखकर सुहानी काफी खुश हो जाती है, क्योंकि ये सब उसने पहले कभी नहीं देखा था। युवराज इस वक्त सुहानी के सवालों का सामना नहीं करना चाहता था, इसलिए कमरे में आते ही वो उस खाट पर लेटकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। युवराज को लगता है कि ऐसा करने से वो सुहानी के सवालों से बच जाएगा। सुहानी देखती है कि उसका खाट और युवराज का खाट काफी दूर रखा था। सुहानी को उस नई जगह पर थोड़ा डर भी लग रहा था, इसलिए सुहानी अपनी खाट के पास जाती है और उसे खींचते हुए युवराज के पास ले आती है। खाट के खींचने की आवाज सुनकर युवराज अपनी आंखें खोल लेता है। आंखें खोलकर युवराज देखता है कि अब सुहानी और उसकी खाट के बीच अब बस 1 फीट का डिस्टेंस था। सुहानी उस खाट में अपने पैर ऊपर करके बैठ जाती है और युवराज को देखने लगती है। सुहानी को इस तरह से खुद को घूरते देख युवराज इरिटेट होकर कहता है, व्हाट? सुहानी कहती है, आपने बाबा से ये क्यों कहा कि हम पति पत्नी हैं? युवराज अब तक इसी से बचना चाहता था, लेकिन सुहानी भी कहाँ मानने वाली थी। वो कहता है, तो क्या कहता कि तुम मेरी क्या हो? सुहानी कहती है, कह देते कि मैं आपकी स्टूडेंट हूँ। युवराज कहता है, अगर मैं उनसे ये कहता तो हमें यहाँ रुकने की जगह नहीं मिलती। सुहानी अपना मुंह बनाकर कहती है, क्यों? युवराज सुहानी के सवालों से इरिटेट हो रहा था। वो चिढ़कर कहता है, ये गांव है और यहाँ एक लड़का और एक लड़की बिना किसी रिश्ते के एक दूसरे के साथ नहीं होते हैं, इसलिए मुझे ऐसा कहना पड़ा। युवराज की बात सुनकर सुहानी कुछ सोचने लगती है। युवराज सुहानी को ताना मारते हुए कहता है, अगर तुम्हारे सारे सवाल हो गए तो अब मैं सो जाऊं। सुहानी हाँ में अपना सर हिला देती है। इसके बाद युवराज फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है।
ये देखकर सुहानी को लगता है कि युवराज अब सो गया है। सुहानी को अभी भी नींद नहीं आ रही थी और वो अपने खाट पर बैठकर युवराज को सोते हुए देख रही थी। सोते हुए युवराज बहुत शांत और मासूम लग रहा था। उसे देखकर सुहानी खुद से कहती है, युवराज सर सोते हुए कितने प्यारे लगते हैं। इन्हें ऐसे देखकर कौन कहेगा कि नींद से उठते ही ये एंग्री बर्ड बन जाएंगे। ये कहते हुए सुहानी की नजर युवराज की कलाई पर जाती है। युवराज की कलाई पर एक अजीब सा निशान था। उस निशान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे दाग कर बनाया गया है। ऐसा निशान सुहानी ने पहले कभी नहीं देखा था। उस निशान को देखकर सुहानी युवराज के पास आती है। वो जमीन पर बैठकर युवराज का हाथ अपने हाथों में लेकर उस निशान को गौर से देखने लगती है। पिछले कुछ दिनों से सुहानी ने युवराज में जो चीजें नोटिस की थी वो कुछ नॉर्मल नहीं लग रही थी। साथ ही सुहानी को बाबा की वो श्रापित इंसान वाली बात भी बार बार याद आ रही थी। सुहानी के मन के किसी कोने में बार बार ये ख्याल आया रहा था कि कहीं युवराज ही वो श्रापित इंसान तो नहीं है। सुहानी अपने मन में आ रहे ख्यालों को झटकते हुए कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। युवराज सर बहुत अच्छे इंसान हैं। इन्होंने हमेशा मुझे प्रॉब्लम से बचाया है। ये वो मॉन्स्टर तो बिल्कुल नहीं हो सकते। सुहानी धीमी आवाज में युवराज से कहती है, गुड नाइट युवराज सर, और धीरे से युवराज का हाथ उस खाट पर रख देती है। इसके बाद सुहानी भी जाकर सो जाती है। सुहानी के सोने के बाद युवराज अपनी आंखें खोलता है। वो अब तक सोया नहीं था। सुहानी का उसके पास आना, उसका हाथ पकड़ना, उसे सब पता था। युवराज अब तक समझ गया था कि सुहानी के मन में उसके लिए फीलिंग्स बढ़ती जा रही है। ये सोचकर युवराज को बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन साथ ही उसके मन में किसी चीज का डर भी था जो उसे सुहानी की तरफ बढ़ने से रोक रहा था। यही सोचते सोचते युवराज को भी नींद आ जाती है। अगली सुबह जब युवराज की नींद खुलती है तो उसे सुहानी कमरे में दिखती। सुहानी को वहां ना देखकर युवराज हड़बड़ा जाता है। वो फौरन उठकर सुहानी को ढूंढते हुए घर से बाहर आ जाता है। घर से बाहर निकलकर वो देखता है कि वहां सुहानी गांव के कुछ बुजुर्गों से उस विशिंग वेल की कहानी सुन रही थी। सुहानी को देखकर युवराज एक चैन की सांस लेता है और वो भी बिना कुछ कहे वहीं बैठ जाता है। सुहानी के कहने पर बाबा अपनी बात शुरू करते हैं। ये बात 200 साल पहले की है, जब मेरे परदादा शिमला में रहते थे। तब यहाँ अंग्रेजों का राज हुआ करता था। वो आत्मा किसकी है और कहाँ से आई है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये शुरू कब से हुआ ये मैं बता सकता हूँ। बाबा आगे कहते हैं, उस समय मेरे परदादा वहाँ खेती करते थे। एक सुबह जब वो अपने दोस्तों के साथ खेत में काम करने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक लाश मिली। वो लाश उनके पड़ोस में रहने वाले एक लड़के की थी। उसे बड़ी बेदर्दी से मार दिया गया था, लेकिन उसे मारने वाले का कुछ पता नहीं चला। 3 दिन बाद उसी जगह पर फिर से एक लाश मिली और उसकी हत्या भी बिल्कुल वैसे ही की गई थी जैसे पहले लड़के की। कुछ ही दिनों में ये हत्याएं रोज होने लगी। अंग्रेजी पुलिस भी अपराधी को नहीं ढूंढ पा रही थी। गांव के कुछ लोगों का कहना था कि वो हत्याएं कोई आत्मा कर रही है, लेकिन कोई भी ये पूरे यकीन के साथ नहीं कह सकता था क्योंकि किसी ने भी उस आत्मा को नहीं देखा था और जो उसे देखता वो जिंदा नहीं बचता। इस स्थिति को देखकर वहां के मुखिया कुछ गांव वालों को लेकर हिमालय की पहाड़ी में रहने वाले अघोरियों के पास गए। उनमें से एक सिद्ध अघोरी से उन्होंने प्रार्थना की कि वे उस आत्मा से वहां के लोगों को बचा ले, और वो अघोरी इसके लिए मान भी गए। जब वो महान अघोरी शिमला आए और उन्होंने अपनी तांत्रिक विधियां शुरू की तो उन्हें पता चला कि उस आत्मा को तंत्र से ही जागृत किया गया है, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि उसे जागृत करने वाला कौन है। वो आत्मा बहुत शक्तिशाली हो चुकी थी, लेकिन अघोरी तो और भी शक्तिशाली होते हैं। ये भूत प्रेत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन्होंने गांव वालों को बताया कि जिसने उस आत्मा को जागृत किया था उसने उस आत्मा को एक जीव के साथ जोड़ दिया था और वो जीव ही उस आत्मा की शक्ति का स्रोत था। बाबा की बात सुनकर सुहानी उनकी बात को काटते हुए कहती है, वो कौन सा जीव था बाबा? बाबा आगे कहते हैं, वो एक गिलहरी थी जिसके साथ उस आत्मा को जोड़कर उसे जागृत किया गया था। उसी गिलहरी का इस्तेमाल करके अघोरी ने उस आत्मा को कुएं में कैद किया, लेकिन अंत में उस गिलहरी को मार दिया। सुहानी क्यूरियस होकर कहती है, उन्होंने गिलहरी को क्यों मार दिया? बाबा जवाब देते हैं, पता नहीं। यही सवाल मैंने भी अपने दादाजी से पूछा था, पर इसका जवाब उन्हें भी नहीं पता था। कुछ लोगों का कहना था कि उस गिलहरी के जिंदा रहने पर उस आत्मा के वापस आ जाने का खतरा था, लेकिन सच क्या है ये तो केवल वो अघोरी बाबा ही जानते थे। उन्होंने उस आत्मा को कैद करके शिमला के लोगों की जान बचा ली। बाबा की बात पूरी होते ही सुहानी उनसे कहती है,
जब उस आत्मा को कैद कर लिया था तो फिर आपके परदादा शिमला को छोड़कर क्यों चले गए? बाबा कहते हैं, मेरे परदादा को डर था कि कहीं फिर से वो आत्मा आजाद ना हो जाए, इसलिए वो अपने परिवार के साथ वहाँ से बहुत दूर चले आए। अघोरी बाबा ने उस कुएं के साथ साथ उस शहर को भी बांध दिया था, जिससे अगर भविष्य में वो आत्मा आजाद हो भी जाए तो भी उस शहर से बाहर न जा पाए। सुहानी बाबा से कहती है, बाबा, उन अघोरी का अंदाजा बिल्कुल सही निकला। वो साया सच में आजाद हो गया है। उसने फिर से लोगों को मारना शुरू कर दिया है। सुहानी की ये बात सुनकर बाबा दुखी हो जाते हैं और कहते हैं, भगवान वहाँ के लोगों की रक्षा करें। सुबह फ्रेश होने के बाद युवराज और सुहानी बाबा के साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। युवराज हमेशा की तरह खामोशी से अपना नाश्ता कर रहा था, लेकिन सुहानी उनके साथ बैठे बाबा से बातें कर रही। सुहानी को देखकर ही समझ आ रहा था कि वो यहाँ आकर कितनी खुश है। नाश्ता करने के बाद युवराज बाबा से कहता है, बाबा, शिमला जाने के लिए बस कहाँ से मिलेगी? युवराज का सवाल सुनकर सुहानी की आंखें छोटी हो जाती है। वो इतनी जल्दी वहाँ से वापस शिमला नहीं जाना चाहती थी। युवराज सुहानी का ये रिएक्शन नोटिस कर लेता है, लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं करता। वो सवालिया नजरों से बाबा को देखता है। बाबा हंसते हुए युवराज को जवाब देते हैं, बेटा, कल यहाँ भूकंप आया था। पहाड़ियों से गिरे हुए बड़े बड़े पत्थर सड़कों पर अभी भी पड़े हुए हैं। 2-3 दिनों तक यहाँ कोई बस आ ही नहीं सकती। तब तक तुम्हें यहीं रहना होगा। बाबा का जवाब सुनकर सुहानी के चेहरे पर फिर से स्माइल आ जाती है। वो खुशी से उछलते हुए कहती है, क्या सच में? सुहानी का रिएक्शन देखकर बाबा भी मुस्कुरा देते हैं और युवराज उसे कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ देखता है। जब सुहानी की नजर युवराज पर जाती है तो वो अपनी स्माइल छुपाते हुए सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहती है, बाबा, क्या सच में 2-3 दिनों तक हम कहीं नहीं जा सकते? फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तब तक हम यहाँ कैसे रहेंगे? युवराज अच्छे से समझ रहा था कि सुहानी ये सब सिर्फ युवराज को दिखाने के लिए कह रही है। बहुत कोशिश करने के बाद भी सुहानी अपने चेहरे की खुशी को नहीं छिपा पा रही थी। सुहानी ये सोचकर बहुत खुश थी कि अब वो कुछ दिन और युवराज के साथ यहाँ रहने वाली है। लेकिन युवराज को जल्द से जल्द वापस शिमला जाना था, क्योंकि वो अपनी मॉम को उस शहर में अकेले नहीं छोड़ सकता था जहाँ वो साया हर वक्त उनके साथ रहता था। फिलहाल युवराज के पास गांव में रुकने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो गांव हिमालय की पहाड़ी पर बसा एक छोटा सा गांव था, जहां मोबाइल नेटवर्क भी नहीं था, इसलिए युवराज किसी से मदद भी नहीं ले पा रहा था। शाम का वक्त था। सुहानी गांव में घूमने के लिए निकली थी। गांव का माहौल बिल्कुल अलग था। वहां लोग अपने अपने घर के बाहर बैठे बातें कर रहे थे। हरियाली से भरा और शहर के शोर शराबों से दूर ये गांव सुहानी को बहुत ही प्यारा लग रहा था। सोने पे सुहागा तो इस खूबसूरत गांव में युवराज का साथ था। थोड़ी दूर चलने के बाद सुहानी देखती है कि एक मैदान में गांव के बच्चे खेल रहे थे। सुहानी वहां बैठकर उस मैदान में खेलते हुए बच्चों को देखने लगती है। सुहानी को ये सब बहुत सुकून दे रहा था। तभी गांव के एक बुजुर्ग सुहानी के पास ही आकर बैठ जाते हैं। सुहानी उन्हें देखकर स्माइल कर देती है। वो बुजुर्ग सुहानी से कहते हैं, पहले कभी तो तुम्हें इस गांव में नहीं देखा। कौन हो तुम? सुहानी जवाब देती है, काका, मेरा नाम सुहानी है, मैं शिमला से हूँ। वो कल लैंडस्लाइड हो गया था ना, तो उस वजह से मैं यहाँ फंस गई हूँ। सुहानी वही बैठे काका से उस गांव के बारे में बातें करने लगती है। बातें करते हुए सुहानी की नजर उनकी कलाई पर पड़ती है। उनकी कलाई पर एक अजीब सा निशान था। उस निशान को देखकर सुहानी खुद से कहती है, ये क्या? कुछ ऐसा ही निशान तो युवराज सर की कलाई पर भी है, लेकिन ये किसका निशान है? सुहानी अपनी क्यूरियोसिटी कंट्रोल नहीं कर पाती और काका से पूछ ही लेती है, काका, आपकी कलाई पर ये निशान कैसा है? काका अपनी कलाई के उस निशान को देखते हुए कहते हैं, बेटा, ये निशान काले जादू का है। सुहानी चौंक जाती है और कहती है, काले जादू का? काका जवाब देते हैं, हाँ बेटा, जब मैं छोटा था तो किसी ने मुझ पर काला जादू किया था, ये उसी का निशान है। सुहानी काका की बातें ठीक से समझ नहीं पा रही थी। वो सवालिया नजरों से उन्हें देखने लगती है। सुहानी के मन में आ रहे सवालों को समझते हुए काका उसे जवाब देते हैं, बेटा, कहते हैं, काला जादू करने की कई विधियां होती है। उनमें से कुछ विधियों में काला जादू करने वाला अपने शिकार के शरीर पर ऐसा ही कुछ निशान बना देता है, जिससे वो अपने शिकार को काबू में रख सके। काका की बात सुनकर सुहानी के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसके मन में फिर से वही डर आने लगता है जिससे वो अब तक दूर भाग रही थी। काका की कलाई का निशान देखकर सुहानी को युवराज की कलाई का निशान याद आता है।
सुहानी कहती है, क्या आप पूरी बात बताएंगे? काका कहते हैं, जब मैं छोटा था तब किसी ने मुझ पर काला जादू किया था। काले जादू की वजह मेरे बर्ताव में कुछ अजीब से बदलाव आने लगे थे। जब मेरी माँ ने ये सब देखा तो उन्हें सारी बात समझ आ गई। तब वो मुझे एक तांत्रिक के पास ले गई और तांत्रिक ने मुझे काले जादू से आजाद किया। सुहानी का सर अब घूमने लगा था। उसके दिमाग में पिछले 6 महीने की सारी बातें एक के बाद एक करके किसी फिल्म की तरह चल रही थी। पहले ही दिन युवराज का सुहानी को उस साए से बचाना, युवराज के आते ही उस साए का चले जाना, युवराज की कलाई का वो निशान और उसका उस बड़े से चट्टान को बस एक हाथ से रोक देना, ये सारी बातें सुहानी के दिमाग में चल रही थी। सुहानी अपने ख्यालों में खोए हुए वहाँ से उठ जाती है और आगे बढ़ने लगती है। अपने ख्यालों में खोई हुई वो बेसुध सी चल रही थी। उसे ये भी नहीं समझ आ रहा था कि वो जा कहाँ रही है। सुहानी के मन में अब एक ही सवाल चल रहा था कि क्या युवराज ही वो श्रापित इंसान है जो उस साए से जुड़ा हुआ है। रात होने लगी थी। युवराज भी बाबा के घर आ गया था। बाबा युवराज को अकेले देखकर उससे पूछते हैं, बेटा सुहानी कहाँ है? युवराज कहता है, क्या सुहानी घर में नहीं है? बाबा कहते हैं, नहीं बेटा, मुझे लगा कि वो तुम्हारे साथ गई है। अब युवराज को सुहानी की फिक्र होने लगती है। वो बाबा से कहता है, मैं देखता हूँ वो कहाँ है। ये कहकर युवराज तेजी से वहाँ से चला जाता है। युवराज आसपास सुहानी को ढूंढता है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। युवराज अपने मोबाइल से सुहानी की तस्वीर दिखाकर सभी से उसके बारे में पूछने लगता है, फिर भी उसे सुहानी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। युवराज को अब सुहानी के लिए डर लग रहा था कि कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गई। युवराज सबसे पूछताछ कर ही रहा था, तभी उसकी नजर खेलते हुए एक बच्चे पर जाती है। वो उस बच्चे को सुहानी की तस्वीर दिखाकर कहता है, इसे कहीं देखा है। वो बच्चा कुछ याद करते हुए कहता है, मैंने इन्हें जंगल की तरफ जाते देखा है। तभी बच्चे के पास खड़ी माँ घबराते हुए कहती है, हे भगवान, जंगल में तो आदमखोर भेड़िए हैं। वो लड़की, ये कहते हुए वो औरत चुप हो जाती है। उस औरत की बात पूरी होने से पहले ही युवराज बिना कुछ सोचे तेजी से जंगल की तरफ बढ़ जाता है। दिसंबर के महीना था। दिन जल्दी ढल गया था। हिमाचल के घने जंगल में शाम के वक्त ऐसा लग रहा था मानो अंधेरी रात हो। उस घने अंधेरे जंगल में युवराज बिना किसी रोशनी की तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे देखने के लिए रोशनी की जरूरत ही नहीं है। युवराज को सुहानी की बहुत फिक्र हो रही थी। उसके मन में ऐसी घबराहट हो रही थी जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। दूसरी तरफ सुहानी अपने ख्यालों में खोई जंगल के अंदर आ गई थी। तभी वो अपने ख्यालों से बाहर आती है और अपने आसपास देखकर डर जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ आ गई है। चारों तरफ घना जंगल और गहरा अंधेरा था। वो फौरन अपने जीन्स का पॉकेट चेक करती है और मोबाइल निकालकर फ्लैश लाइट ऑन करती है। रोशनी आने के बाद भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त कहाँ है। उस घने अंधेरे जंगल में खुद को अकेले पाकर सुहानी बहुत डर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो फ्लैश लाइट की मदद से रास्ता ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगती है। कुछ दूर चलने के बाद सुहानी को कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो आवाजें सुनकर सुहानी के कदम रुक जाते हैं और वो अपने आसपास देखती है। उसे झाड़ियों के पास किसी के कदमों आहट सुनाई दे रही थी। सुहानी उन झाड़ियों की तरफ देखती है और उसकी आंखें डर से चौड़ी हो जाती है। झाड़ियों के पीछे उसे कुछ चमकती हुई आंखें थी। सुहानी समझ जाती है कि ये कुछ जंगली जानवरों की आंखें हैं। धीरे धीरे जब उन झाड़ियों से कुछ भेड़िए बाहर आते हैं, उस अंधेरे जंगल में इतने सारे भयानक भेड़िए देखकर डर से सुहानी के हाथ पांव फूल जाते हैं और वो वहीं फ्रीज हो जाती है। अब उस जंगल में एक तरफ सुहानी अकेले खड़ी थी और दूसरी तरफ वो भेड़िए जो सुहानी का शिकार करना चाहते थे। सुहानी अपनी जगह पर खड़ी उन सबको देख रही थी। उसकी आंखों में मौत का डर साफ साफ देखा जा सकता था। तभी एक भेड़िया आगे बढ़कर सुहानी पर झपटता है। उस भेड़िए के झपकते ही सुहानी किनारे हो जाती है और भेड़िए का पहला वार बेकार हो जाता है। तभी उनमें से एक और भेड़िया सुहानी पर पीछे से हमला करता है, लेकिन इस बार सुहानी इतनी लकी नहीं थी। वो उस भेड़िए के चंगुल में फंस जाती है। सुहानी जमीन पर गिर जाती है और भेड़िए उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें और आगे की स्टोरी के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।